अध्याय 133 युद्ध शक्ति रैंकिंग का शुभारंभ। आकाश के ऊपर की सुनहरी रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई। उसकी जगह पर गहरे लाल रंग की चमक थी, मानो पूरा आकाश खून से लथपथ किसी नरक में रंग गया हो। विशाल और प्राचीन युद्ध की तीव्रता और भी अधिक बढ़ गई। इसने डोलवो महाद्वीप के वातावरण को हत्या के इरादे से भर दिया। असंख्य स्पिरिट मास्टर्स ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और रक्त लाल आकाश की छतरी को सांस रोककर घूरने लगे। अंततः बैटल पावर रैंकिंग की आधिकारिक घोषणा होने ही वाली थी। बस रक्त के रंग का एक प्रकाश स्तंभ आकाश में ऊपर की ओर उठा। रैंकिंग संबंधी जानकारी की पहली पंक्ति धीरे-धीरे उभर कर सामने आई, जिसमें अंतहीन हत्या का इरादा झलक रहा था। युद्ध शक्ति रैंकिंग 2 स्थान। नाम शियोन जून द कोल्ड रेड क्लोबियर। संबद्धता स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट। प्राणी का प्रकार आत्मा प्राणी। आत्मापात की आयु 490,000 वर्ष। युद्ध शक्ति मूल्यांकन स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के क्रूर राक्षसों में से एक, जिसमें आंशिक रूप से बेहेमोथ का वंश है और सर्वोच्च स्वर्ण गुण है। इसके गहरे सुनहरे भयानक पंजे अविनाशी हैं और अंतरिक्ष को चीरने में सक्षम है। इसका शारीरिक आक्रमण स्थलीय स्पिरिट बीस्ट में सर्वोच्च है और इसकी युद्ध शक्ति मानव लिमिट डोलवो के बराबर है। पुरस्कार स्पिरिट बीस्ट की आयु 5000 वर्ष बढ़ जाती है। आक्रमण शक्ति में स्थायी रूप से 10% की वृद्धि होती है। बेहेमोथ ब्लड लाइन की शुद्धता में 5% की वृद्धि होती है। पुरस्कारों का वितरण अभी बाकी है। फुफकार डोलवो महाद्वीप भर में हौंसले की आवाजें गूंज उठी। हालांकि सभी जानते थे कि युद्ध शक्ति रैंकिंग में स्पिरिट बीस्ट और मनुष्य भी शामिल थे, लेकिन जब शियोन जून के युद्ध कौशल का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से उनकी आंखों के सामने आया, तो वे फिर भी बहुत हैरान रह गए। एक 490,000 वर्ष पुराना आत्मा राक्षस, युद्ध शक्ति जो लिमिट डोलवो के बराबर है, और ऐसे अस्तित्व को केवल 20वीं रैंक मिली। 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल स्कूल के अंदर स्वॉर्ड डॉल चेंशन की आंखों में, जिनमें थोड़ी सी उम्मीद झलक रही थी, पल भर में उदासी छा गई। वही बाई द्वारा लाई गई दाव की तलवार के प्रभाव से अभी उबर ही रहा था। वही देखना चाहता था कि क्या वो युद्ध शक्ति रैंकिंग में स्थान हासिल कर सकता है। लेकिन शियोन जून के आगमन ने सीधे तौर पर उसकी कल्पना को चकनाचूर कर दिया। डोलवो की युद्ध शक्ति सीमित है, केवल 20वें स्थान पर है। चेंशन ने अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा, उसकी आवाज में थोड़ी कड़वाहट थी। ऐसा लगता है कि मेरे और वास्तविक शीर्ष स्तरीय युद्ध शक्ति के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। बोन डोल गुरोन ने उसके कंधे पर थपथपाया। उसका चेहरा भी उतना ही गंभीर था। ये सिर्फ तुम ही नहीं हो, मुझे डर है कि पूरे महाद्वीप में देखने पर सूची में सबसे ऊपर मौजूद राक्षसों के अलावा कोई भी इस युद्ध शक्ति रैंकिंग में जगह नहीं बना सकता। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट की नींद सचमुच भयावह है। पोप के सर्वोच्च महल के अंदर बेबी डोन की आंखें सिकुड़ गईं। उसे पहले केवल इतना ही पता था कि सोल बीस्ट शक्तिशाली है, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मात्र 20वें रैंक वाले शियोन जून के पास लिमिट डोलवो के बराबर युद्ध शक्ति होगी। 490,000 वर्ष सीमा डोलवो। बेबी डोन ने गंभीर स्वर में बुदबुदाया, अगर ये स्पिरिट बीस्ट आपस में मिल जाएं, तो मुझे डर है कि स्पिरिट हॉल पल भर में नष्ट हो जाएगा। उसके बगल में खड़ी गोस्ट डोलवो और ट्राइसेंटिमम डोलवो का चेहरा पीला पड़ गया। वे शीर्ष स्तर के सुपर डोलवो के खिलाफ स्थिर जीत की गारंटी नहीं दे सके। स्पिरिट बीस्ट की तुलना तो लिमिट डोलवो से की नहीं जा सकती। सर्वोच्च धर्माध्यक्ष, ये युद्ध शक्ति रैंकिंग बेहद भयावह है। क्रिसेंटिमम डोलवो की आवाज कांप रही थी। क्या उच्च पद वाले लोग स्वर्ग को चुनौती देने वाले शक्तिशाली नहीं होंगे? बीबी डोन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह आकाश की छतरी को ध्यान से देखती रही। उसकी आंखों में निर्ममता की एक झलक दिखाई दी। उसे स्पष्ट रूप से यह आभास हुआ कि इस युद्ध शक्ति रैंकिंग की घोषणा होने वाली है। इससे सोल बीस्ट क्लैन का उदय हो सकता है, और यह बिल्कुल भी वह चीज नहीं थी जो वह देखना चाहती थी। क्लियर स्काई संप्रदाय के अंदर तांजियो ने अपने शिष्यों का नेतृत्व किया और आकाश की ओर देखते हुए उनके चेहरे पर विश्वास के भाव थे। एक 490,000 वर्ष पुराना स्पिरिट बीस्ट, जिसकी युद्ध शक्ति लिमिट डोलवो के बराबर है। तांजियो ने मन ही मन बुदबुदाया, मेरे क्लियर स्काई संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली पूर्वज तांचेन केवल लिमिट डोल स्तर पर थे। फिर भी इस तरह के अस्तित्व को युद्ध शक्ति रैंकिंग में केवल 20वां स्थान प्राप्त है। यह महाद्वीप हमारी कल्पना से कहीं अधिक गहरा है। ब्लू लाइटनिंग टाइरिन ड्रैगन क्लैन। युवांजन के चेहरे पर भी हैरानी के भाव दिखाई दिए। परिवार के मुखिया होने के नाते उनकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत पहले ही सुपर डोल स्तर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन शियोन जून की युद्ध शक्ति के सामने इसका जिक्र करना भी व्यर्थ था। ऐसा लगता है कि हमारे पिछले विवाद महज मामूली कहासुनी थे। युवांजन ने आह भरी। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए तथाकथित पारिवारिक सम्मान पूरी तरह से खतरे में है। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट। शियोन जून ने स्काई कैनोपी पर अपनी रैंकिंग देखी और तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने जमीन पर जोर से प्रहार किया। उसकी आवाज शक्ति से धरती कांप उठी और गिरत दरारें पड़ गईं। 20वां शियोन जून दहाड़ा। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज रही थी। मैं 490,000 साल पुराना एक क्रूर जानवर हूं, एक विशालकाय वंश का उत्तराधिकारी हूं, जिसकी युद्ध शक्ति एक लिमिट डोलवो के बराबर है, फिर भी मेरी रैंक केवल 20वीं है। ये किस तरह की गलत रैंकिंग है? यह मेरे लिए अपमान है। उसके आसपास मौजूद अन्य खूंखार जानवर भी उसकी ओर देखने लगे। दीपिया ने थोड़ा सा भौंही से कुड़ी। हालांकि उन्हें ये भी लगा कि शियोन जून की रैंकिंग थोड़ी कम थी। वह शियोन जून जितना क्रोधित नहीं था। शियोन जून, शांत हो जाओ। स्काई कैनोपी का अनुमान गलत नहीं होगा। शायद आपसे ऊपर रैंक वाले लोग वाकई आपसे ज्यादा शक्तिशाली हों। दीपिया ने गहरी आवाज में कहा, अधिक शक्तिशाली? ये कैसे संभव है? तुम्हारे अलावा, दीपिया और गुरु के अलावा मुझसे अधिक शक्तिशाली और कौन हो सकता है? वे मानव आत्मा गुरु, मजाक मत करो। शियोन जून की आंखें भयंकर क्रोध से चौड़ी हो गईं। बीजी ने धीरे से सलाह दी, शियोन जून, जल्दबाजी मत करो। चूंकि स्काई कैनोपी ने रैंकिंग की घोषणा की है, इसलिए इसके पीछे स्वाभाविक रूप से कुछ कारण होंगे। हो सकता है कि आने वाली रैंकिंग में कुछ चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिले। शियोन जून को उसकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दी। वह आकाश की छतरी को टकटकी लगाए देखता रहा। उसकी आंखों में अनिच्छा और क्रोध भरा हुआ था। जैसे ही शियोन जून उग्र अवस्था में था, आकाश की छत पर रक्त लाल प्रकाश फिर से प्रज्वलित हो उठा। 19वें स्थान की जानकारी धीरे-धीरे सामने आई। युद्ध शक्ति रैंकिंग 19 स्थान। नाम लूबू। संबद्धता विद्युत अकादमी। प्राणी का प्रकार मानव। आत्मा शक्ति रैंक लेवल 97। आत्मा फांटिन हर्बर्ट। स्पिरिट रिंग कॉन्फ़िगरेशन काला 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 लाल लाल। युद्ध शक्ति मूल्यांकन विद्युत अकादमी के शीर्ष योद्धाओं में से एक, जनजात युद्ध देवता की प्रतिभा और असाधारण युद्ध कौशल से युक्त। उसका मूल मंत्र फांटिन हर्बर्ट एक अद्वितीय भयंकर हथियार है, जिसमें रक्षा निरस्त्रीकरण की विशेषता है। जहां भी इसकी धार इंगित करती है, देवता और भूत उधर जाते हैं। उसकी वध करने की इच्छा ठोस रूप में समाहित है, जो दिव्य आत्मा को भी झकझोर देने में सक्षम है। वह युद्ध क्षेत्र में प्रत्येक युद्ध के साथ और अधिक शक्तिशाली होता जाता है, और उसकी युद्ध शक्ति एक लिमिट डोलवो के बराबर है। पुरस्कार आध्यात्मिक शक्ति रैंक एक स्तर बढ़ गई। सभी स्पिरिट रिंग की आयु 2000 वर्ष बढ़ गई। सभी स्पिरिट बोन की आयु 2000 वर्ष बढ़ गई। रक्षा निषेध विशेषता प्रवर्धन 5% बढ़ गया। पुरस्कार वितरण लंबित है। लूबू, ये फिर से विद्युत अकादमी है। स्तर 97 की आध्यात्मिक शक्ति एक लिमिट डोलवो के बराबर युद्ध शक्ति। लूबू वास्तव में शियोन जून से अधिक शक्तिशाली है। डोलवो महाद्वीप में एक बार फिर हंगामा मच गया, लेकिन इस बार सदमे के साथ-साथ थोड़ी सुंदरता भी महसूस हुई। आखिरकार विद्युत अकादमी के प्रतिभाशाली छात्रों ने बहुत पहले ही सभी की धारणाओं को चकनाचूर कर दिया था। लूबू द्वारा 97 स्तर की आध्यात्मिक शक्ति वाले लिमिट डोलवो के बराबर युद्ध शक्ति प्राप्त करने के संबंध में सभी लोग हैरान थे, लेकिन वे इसे मुश्किल से ही स्वीकार कर पा रहे थे। उपासना कक्ष के अंदर कियान दाओली ने लूबू द्वारा स्काई कैनोपी के बारे में दी गई जानकारी को देखा। उनकी सुनहरी आंखों में गंभीरता की एक झलक दिखाई दी। लेवल 97 लिमिट डोलवो की युद्ध शक्ति पहले प्रकट हुए सेकंड जेन और सन वुकोन जितनी ही भयानक। कियान दाओली ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। विद्युत अकादमी के इन लोगों की साधना प्रणाली वास्तव में क्या है? इतनी कम आध्यात्मिक शक्ति के साथ वे इतनी भयानक युद्ध शक्ति कैसे धारण कर सकते हैं? रैंक गोल्डन क्रोकोडाइल डोलवो और बाकी लोग एक दूसरे को और भी ध्यान से देखने लगे। उनके चेहरे गंभीरता से भरे हुए थे। विद्युत अकादमी के युवा प्रतिभाशाली छात्रों के सामने ये अनुभवी टाइटल डोलवो बिल्कुल महत्वहीन थे। महापुजारी, अगर यही सिलसिला जारी रहा तो विद्युत अकादमी सचमुच महाद्वीप पर राज कर सकती है। पुजारियों में से एक ने कड़वाहट से कहा। कियान दाओली ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी मुठ्ठियां कसकर खींची। वह जानता था स्पिरिट हॉल के उत्थान के लिए लिटिल को एंजल गॉड ट्रायल जल्द से जल्द पूरा करना होगा। अन्यथा विद्युत अकादमी और सोल बीस्ट क्लैन के दोहरे दबाव के कारण स्पिरिट हॉल अंततः विनाश का सामना करेगा। विद्युत अकादमी के अंदर चांदी के कवच में लिपटा और अपने फांटिन हर्बर्ट को धारण किए हुए लूबू चौक पर खड़ा था। आकाश की छतरी से युद्ध की तीव्रता का अनुभव करते हुए उसकी आंखों में एक कट्टर चमक दिखाई दी। 19वां स्थान। लूबू के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। ऐसा लगता है कि इस महाद्वीप पर अभी भी कई योग्य प्रतिद्वंदी मौजूद हैं। लू शियाओ ने लूबू की ओर देखा, जिसकी युद्ध शक्ति चरम पर थी, और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लूबू, तुम्हारी युद्ध शक्ति वाकई 19वें स्थान की योग्य है, लेकिन तुमसे ऊपर के रैंक वालों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लूबू ने लू शियाओ की ओर मुड़कर हाथ जोड़कर कहा, दीन, निश्चिंत रहो, चाहे कोई भी हो, अगर वो मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे अपने फांटिन भाले से काट डालूंगा।
इसी क्षण आकाश की छत पर रखे सामान लाल प्रकाश फिर से तेज हो गया। अचानक एक पंक्ति दिखाई दी। जियोंग जून, क्या आप एंडले सेरेना खुले और 19वें रैंक वाले लोगों को चुनौती देने के लिए आवेदन करना चाहते हैं? ये पंक्ति बिजली की कड़क की तरह थी, जिसने पल भर में पूरे महाद्वीप का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सभी लोग उत्साहित हो गए। उनकी निगाहें आकाश की छत पर टिकी हुई थी। वे शियोंग जून के जवाब का इंतजार कर रहे थे। वे लंबे समय से ये देखना चाहते थे कि स्काई के द्वारा निर्मित एंडले सेरेना कैसा दिखता है। और तो और वे ये देखना चाहते थे कि लिमिट दलों के समान स्पिरिट बीस्ट और बिग डिपर एकेडमी के युद्ध के देवता के बीच कौन विजयी होगा, कौन श्रेष्ठ होगा। स्टार ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर अपने मन में उठ रही तीव्र आवाज को सुनकर शियोंग जून ने बिना किसी झिझक के धार लगाई, बेशक मैं संतुष्ट नहीं हूं। अखाड़ा खोलो। मैं लुगु नाम के उस इंसान को चीर फाड़ कर अपनी रैंकिंग वापस हासिल करूंगा। बूम। जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, आकाश के आवरण से अचानक रक्त की तरह लाल रंग के प्रकाश के दो स्तंभ निकल आए। एक ही बार सीधे स्टार ग्रेट फॉरेस्ट के मुख्य घेरे में लगा, जिसने शियोंग जून के विशाल शरीर को घेर लिया। दूसरा शॉट बिग डिपर एकेडमी की ओर था, जिसमें लुगु की आकृति पूरी तरह से ढकी हुई थी। प्रकाश के दो लाल स्तंभ टेलीपोर्टेशन गेट की तरह पल भर में शियोंग जून और लुगु की आकृतियों को उनके मूल स्थानों से दूर ले गए। पूरी प्रक्रिया बिजली की गति से हुई। दीप्यान और बुलविना जैसी शीर्ष शक्तियों को भी यह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया कि प्रकाश के स्तंभ कैसे प्रकट हुए। और नहीं वे यह महसूस कर सके कि उन दोनों की आवाज़ कहां चली गई थी। कितनी शक्तिशाली स्थानिक ऊर्जा। इस आकाशीय छत की शक्ति मेरी समझ से परे है। दीप्यान का चेहरा गंभीर था। बुलविना की चांदी बैंगनी रंग की ड्रैगन जैसी आंखों में थोड़ी सी आशंका झलक उठी। मैं भी इस टेलीपोर्टेशन शक्ति को रोक नहीं सकता। ऐसा लगता है कि यह एंडले सेरेना वाकई में एक बिल्कुल निष्पक्ष द्वंद्व का मैदान है। बीजी के चेहरे पर चिंता झलक रही थी। क्या शियोंग जून जीत पाएगा? दीप्यान ने सोचा, शियोंग जून के हमले बेहद शक्तिशाली हैं और उसके दांत गोल्ड टेरर क्रॉस अंतरिक्ष को भी चीर सकते हैं। बेहेमोथ ब्लडलाइन के संवर्धन के साथ उसकी युद्ध शक्ति वास्तव में भयावह है। लेकिन लुगु की फांटियन हर्बल में रक्षा निषेध की विशेषता है, जो शियोंग जून के भौतिक शरीर के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके अलावा लुगु जनजाति युद्ध देखता है और उनमें असाधारण युद्ध कौशल है, जो प्रत्येक युद्ध के साथ और भी मजबूत होता जाता है। इस लड़ाई के परिणाम का अनुमान लगाना कठिन है। हालांकि स्काई कैनोपी के नियमों के अनुसार अगर शियोंग जून हार भी जाता है तो उसे जान का कोई खतरा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा वो केवल अपने पुरस्कार खो देगा। अध्याय 134 अखाड़ा प्रकट हुआ, महान युद्ध शुरू हुआ। दोनों महावीर के हर कोने में अनगिनत आत्मा गुरु आकाश की छतरी को ध्यान से देख रहे थे। आकाश के ऊपर की छतरी रक्त के रंग की रोशनी एक विशाल पारदर्शी ढाल में सिमट गई। ढाल के अंदर शून्य लोक में एक विशाल अखाड़ा तैर रहा था, जिसका व्यास 1000 मील तक फैला हुआ था। आसानी से देखने के लिए साइड का डोमेन बीकन कम याद रखें। यह अखाड़ा अज्ञात काले पत्थर से बना था, जिस पर प्राचीन प्रतीक खुदे हुए थे और जिसे एक शक्तिशाली प्रतिबंध बल उत्सर्जित हो रहा था। शियोंग जून और लुगु की आकृतियां अचानक अखाड़े के विपरीत छोरों पर प्रकट हुई। शियोंग जून ने मानव रूप धारण कर लिया था। वह 3 मीटर से अधिक लंबे मांसल पुरुष के रूप में दिखाई दे रहा था। उसकी त्वचा गहरे सुनहरे रंग की थी। उसके नाखून नुकीले पंजों की तरह थे, ठंडी रोशनी से चमक रहे थे और एक हिंसक आवाज तेजी से बाहर निकल रही थी। वहीं लुगु ने चांदी का कवच पहन रखा था, अपने हाथ में फांटियन हर्बल पकड़े हुए था, लंबा और सीधा खड़ा था और उसकी आंखें बाज की तरह तेज थीं। उसके शरीर पर मौजूद 7 काले और 2 लाल आत्मा के छल्ले धीरे-धीरे घूम रहे थे। उसकी हत्या करने की मंशा एक मूर्त रूप में परिवर्तित हो गई, जिससे चींटी एक दृश्यमान काली लहर उत्पन्न हुई जो उसके चारों ओर घूमती रही। अरे बदमाश, तुमने ही मेरी रैंकिंग चुराई है। शियोंग ने जून दहाड़ा, उसकी आवाज दुर्भावना से भरी हुई थी। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि असली युद्ध शक्ति क्या होती है। लुगु ने अपने होठों को एक ठंडी मुस्कान से सिकोड़ते हुए अपने फांटियन हर्बल को सीधे शियोंग जून की ओर इंगित किया। शोर मचाने वाले, अगर तुमने स्काई कैनोपी रैंकिंग पर सवाल उठाने की हिम्मत की है, तो तुम्हें इसी परिणामों का सामना करने का साहस भी होना चाहिए। बहुत हो गई बातें, अब अपनी चाल चलो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। शियोंग ने जून गुस्से से दहाड़ उठा। उसने अपना पैर पटका और उसका शरीर तोप की गोली की तरह लुगु की ओर तेजी से बढ़ा। उसकी गति अविश्वसनीय थी, जिससे पीछे परछाइयों के निशान छूट जाते थे। उसी समय उसके गहरे सुनहरे रंग के भयानक पंजे तेजी से फैल गए और एक तीखी सीटी की आवाज के साथ लुगु के सिर की ओर बढ़े, जिसने अंतरिक्ष को चीर दिया। सही समय पर लुगु की आंखों में युद्ध की तीव्र इच्छा जागृत हुई और पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ा। अपने फांटियन हर्बल को पकड़े हुए उसने उसे उग्रता से घुमाया। रक्षा निषेध की विशेषता से युक्त हुई कि एक काली धारा सीटी बजाते हुए बाहर निकली। इसका सीधा सामना शियोंग जून की दाग गोल्ड टेरर क्रॉस से हुआ। क्लैंक। धातु से धातु टकराने की ध्वनि आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। काली धारा और गहरे सुनहरे आतंक के पंजे आपस में टकराए, जिससे एक भयानक ऊर्जा तरंग उत्पन्न हुई। टक्कर के जोरदार प्रभाव से अखाड़े की काली चट्टान चकनाचूर हो गई, जिससे अनगिनत टुकड़े हवा में बिखर गए। शियोंग जून ने अपने पंजों के माध्यम से एक शक्तिशाली बल का संचार महसूस किया, जिससे उसकी बाहें सुन्न हो गई। उसका शरीर अनायास ही कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया। लुगु की आक्रमण शक्ति भयावह रूप से अधिक होने का एहसास होने पर वह चौंक गया। तुम्हारे पंजे काफी मजबूत हैं। लुगु ने हल्की सी मुस्कान दी, उनके लहजे में प्रशंसा का भाव झलक रहा था। लेकिन मेरे फांटियन हर्बल के सामने सभी बचाव व्यर्थ है। उनके बोलने से पहले ही लुगु की आकृति एक पल में ही चांदी की बिजली की चमक में बदल गई और वह फिर से शियोंग जून की ओर दौड़ी। फांटियन हर्बल मूसलाधार तूफान की तरह नाच रहा था। क्योंकि काली धाराएं एक दूसरे को काटती हुई शियोंग जून के भागने के सभी संभावित रास्तों को अवरुद्ध कर रही थी। शियोंग जून लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अंतिम एक गोल की शक्ति पूरी तरह से प्रकट हुई और डार्क गोल्ड टेरर क्रॉस लगातार लुगु के हमलों को रोकने के लिए घूमते रहे। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। टकराव की आवाजें लगातार आ रही थी और अखाड़े के फर्श पर हर जगह चिंगारियां उड़ रही थी। ऊर्जा की तरंगें एक दूसरे पर परत दर परत जमा होती गई, जिससे पूरी पारदर्शी ढाल थोड़ी सी कांप उठी। दोनों महावीर में अनगिनत स्पिरिट मास्टर्स बिना पलक झपकाए देखते रहे। उनके चेहरे उत्साह और आश्चर्य से भरे हुए थे। कितना मजबूत, ये तो बहुत ही शानदार है। शियोंग जून के दाग गोल्ड टेरर क्रॉस सचमुच अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। वे वास्तव में लुगु की फांटियन हर्बल को रोक सकते हैं। लुगु वाकई अद्भुत है। 97वें दर्जे की आध्यात्मिक शक्ति के साथ वह वास्तव में 490,000 साल पुराने एक खूंखार राक्षस को भी वश में कर सकता है। रक्षा निषेध की विशेषता इतनी असाधारण है कि शियोंग जून की मजबूत शारीरिक रक्षा के बावजूद उसे कदम दर कदम पीछे हटना पड़ रहा है। 7 ट्रेजर ब्लेज स्टाइल स्कूल के अंदर स्वॉर्ड बॉल चेंज ने आकाश की छत पर चल रहे युद्ध को ध्यानपूर्वक देखा। उसकी आंखों में उत्साह भरा हुआ था। वो समझ गया था कि लुगु की हालत इतनी भयंकर और दबंग थी, हर चाल घातक थी और उसमें वध करने का इरादा झलकता था। इसके विपरीत शियोंग जून के हमले हिंसक और सीधे थे, जो लुगु को एक हताश लड़ाई में उलझाने के लिए अपने शक्तिशाली शारीरिक शरीर और तेज पंजों पर निर्भर थे। ये तो असली युद्ध है। चेंज ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। तलवार की शक्ति के लिए न केवल तलवार चलाने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, बल्कि बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ने की युद्ध इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता होती है। लंबे हमले के बाद भी शियोंग जून वेदन करने में असफल रहा। इसके बजाय लुगु के फांटियन हर्बल द्वारा बार-बार उसकी रक्षा पंक्ति को भेद दिया गया, जिससे उसके शरीर पर कई नए घाव हो गए। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के डोमिनेटर्स में से एक होने के नाते इसे पहले कभी इस तरह के अपमान का सामना करना पड़ा था। क्रोध ने तटशक्ति को पूरी तरह से दबा दिया। मनुष्य, तुमने मुझे पूरी तरह क्रोधित कर दिया है। मर जाओ। डार्क गोल्ड रन इन क्लॉ। शियोंग जून ने आकाश की ओर दहाड़ मारी और अपने असली रूप में परिवर्तित हो गया। उस विशालकाय दानव की प्राचीन वंशानुगत शक्ति पूरी तरह से उजागर हो गई। अल्टीमेट गोल्ड विशेषता अपने चरम पर संग्रहित हो गई है। उसके पंजों के आसपास का स्थान केवल विकृत ही नहीं था, ये नाजुक कांच की तरह हिंसक बिखरने लगा था। इस हमले में उनकी लगभग 500,000 वर्षों की साधना का सार समाहित था। यह उनके अंतिम तुरुप के पत्तों में से एक था। ये वास्तव में अंतरिक्ष को चीर फाड़ करने और प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम था। हम जिस क्षण शियोंग जून ने शक्ति जुटाना शुरू किया, लुगु को अपने ऊपर एक घातक संकट के आने का आभास हुआ। वह जानता था कि साधारण आध्यात्मिक क्षमताएं संभवतः इस अंतरिक्ष विभाजनकारी हमले का पूरी तरह से सामना करने में सक्षम नहीं होंगी। हे, अब तो ये दिलचस्प होता जा रहा है। लुगु ने न केवल भय का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उसके होठों पर एक अजीब और अनोखी मुस्कान आ गई, एक शक्तिशाली शत्रु से मिलने का उत्साह। बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारा इस्तेमाल स्काई कैनोपी द्वारा प्रदत्त नई शक्ति का परीक्षण करने के लिए करूंगा। डार्क गोल्ड टेरर क्रॉस का सामना करते हुए जो आकाश और पृथ्वी को चीरने और अंतरिक्ष को नष्ट करने में सक्षम थे, लुगु ने हमले का सीधे सामना करने का विकल्प चुना। उसने अचानक अपने फांटियन हर्बल को अपने बगल में पटक दिया, जिससे वह अखाड़े के फर्श में धंस गया। असुर देव क्षेत्र सक्रिय करें। बूम। स्लॉटर गॉड डोमेन की तुलना में कहीं अधिक भयावह, गहन और निराशा उत्पन्न करने वाला एक और अचानक विस्फोट हुआ, जिसका केंद्र लुगु था। यह अवरत लाल हत्या की इच्छा नहीं थी, बल्कि एक गहरे लाल, लगभग काले रंग की डोमेन शक्ति थी, जो मानव दुनिया भर में होने वाले सभी नरसंहार और न्याय की इच्छा से संग्रहित हुई थी। गहरे लाल रंग के प्रकाश के पर्दे ने पल भर में पूरे एंडले सेना को घेर लिया, जिसमें शियोंग जून भी शामिल था। जिस क्षण असुर देवलोक अवतरित हुआ, शियोंग जून की आकाश को हिला देने वाली आभा अचानक रुक गई। ये कैसे संभव है? उसे यह जानकर घोर भय हुआ कि उसके शरीर के भीतर उड़ती हुई आत्मिक शक्ति, जलती हुई रेखा शक्ति और यहां तक कि उम्मत युद्ध की भावना और हत्या की भावना भी व्याप्त है। सब कुछ अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा था, मानो किसी अदृश्य ब्लैक होल से टकरा गया हो। वे गहरे लाल रंग के क्षेत्र में लालच से समाहित हो रहे थे। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि इसकी आत्मा की गहराई से उत्पन्न होने वाली एक शीतलता और भय फैलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो सर्वोच्च आंखों की एक जोड़ी निर्ममता से इसके पापों का न्याय कर रही हो और इसकी जीवन शक्ति छीन रही हो।
ये किस प्रकार का क्षेत्र है? मेरी शक्ति, मेरी इच्छा। शिव ने जून बेहद भयभीत था। ऐसा लगा मानो वह किसी अथाह खूनी दलदल में गिर गया हो। जितना अधिक उसने संघर्ष किया, उतना ही वह गहरे धंस चला गया। इसकी शक्ति उतनी ही तेजी से कम होती जा रही थी। इसके गहरे सुनहरे रंग के भयानक पंजे, जो मूल रूप से अंतरिक्ष को फाड़ने में सक्षम थे, उनकी चमक मन पर गई क्योंकि डोमेन द्वारा उनकी शक्ति को लगातार निकाला और दबाया जा रहा था। इसके विपरीत लूबू असुर देवलोक के केंद्र में खड़े होकर वह मानो वध और न्याय के आदेश देने वाले देवत्व का अवतार बन गए हों। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। गहरे लाल रंग की ऊर्जा उसके शरीर में इस प्रकार प्रवाहित हुई मानो नदियां समुद्र में लौट रही हों। पिछली लड़ाई से हुई उसकी थकावट तुरंत दूर हो गई और उसकी आभा लगातार बढ़ती गई, जो एक अभूतपूर्व शिखर पर पहुंच गई। मेरे क्षेत्र में मैं ही सर्वोपरि हूं। तुम्हारी शक्ति ही मेरे जीवन का आधार है। लूबू की आवाज ठंडी और रासी हो गई, जो पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। उसने धीरे-धीरे फांडियन हलबर्ट को जमीन से बाहर निकाला। गहरे लाल रंग की असुर शक्ति भाले के डंडे के चारों ओर बंधी हुई थी और रक्षा निषेध, विशेषता ने मानो परम उदात्तीकरण प्राप्त कर लिया था। एक ऐसी शक्ति का वाहक जो सभी कानूनों को तोड़ने और हर चीज का न्याय करने में सक्षम है। नौवीं आत्मा क्षमता, अद्वितीय देवभूत, असुर प्रहार। लूबू ने दोनों हाथों से भाले को कसकर पकड़ लिया। उसका पूरा अस्तित्व फांडियन भाले में विलीन हो गया और वह गहरे लाल रंग की प्रकाश की एक लकीर में बदल गया, जो पूरे क्षेत्र में फैल गई। ये भाले का प्रहार केवल एक साधारण शारीरिक हमला नहीं था, इसमें असुर देवलोक की शासन शक्ति समाहित थी, जो जीवन शक्ति छीन लेती थी और आत्मा का न्याय करती थी। इसकी गति सामान्य सी लग रही थी, फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था मानो इसने अंतरिक्ष और समय को पकड़ लिया हो। डोमेन के भीतर दमित शियोंग जून के लिए इसे बचना असंभव हो गया। नहीं, शियोंग जून ने हताशा और अनिच्छा से दहाड़ मारी। अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करते हुए इसने अपने कमजोर पर चुकीदार कोर को अपने शरीर के सामने फैला दिया। अजीब गोल की रोशनी बेतहाशा चमक उठी, मानो अंतिम प्रतिरोध का प्रयास कर रही हो। फुफकार। गहरे लाल रंग के भाले की चमक ने आसानी से उन गहरे सुनहरे रंग के भयानक पंजों को भेद दिया, जो अंतरिक्ष को चीरने में सक्षम थे। इसने शियोंग जून के गौरवशाली अल्टीमेट गोल्ड डिफेंस को भेद दिया और अंततः उसके विशाल शरीर को पार कर लिया। शियोंग जून के पीछे लूबू की आकृति प्रकट हुई, जो अपने भाले के साथ सीधे खड़े थे। गहरे लाल रंग का असुर देव क्षेत्र धीरे-धीरे पीछे हट गया। शियोंग जून अपनी जगह पर जम सा गया। उसकी विशाल पुतलियां भ्रम और अविश्वास से भरी हुई थी। उसके माथे से लेकर निचले पेट तक एक पतली गहरे लाल रंग की रेखा फैली हुई थी। इसके तुरंत बाद उस पंक्ति से अपार ऊर्जा ऐसे बहने की जैसे कोई बाढ़ का द्वार खुल गया हो। गड़गड़ाहट। डार्क गोल्ड ड्रैक्लोबिया का विशालकाय शरीर अखाड़े पर जोर से गिरा, जिससे चारों ओर धूल उड़ गई। यह मरा नहीं। स्काई कैनोपी के नियमों ने उसके जीवन की रक्षा की, लेकिन उसकी आभा अत्यंत कमजोर थी। इसकी आत्मा और भौतिक शरीर दोनों को भारी क्षति पहुंची थी। युद्ध समाप्त हुआ। पूरा डोलवो महाद्वीप एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। यदि लूबू द्वारा शियोंग जून का दमन पहले एक रोमांचक और खतरनाक लड़ाई थी, फिर लूबू ने असुर देव क्षेत्र को सक्रिय करने के बाद लगभग कुचल देने वाला प्रभुत्व प्रदर्शित किया। वह देहधारी शक्ति, जो जीवन शक्ति छीनने और आत्मा का न्याय करने में सक्षम है, सभी दर्शकों को चौंका दिया। शिखर सहित लिमिट डोलवो और विसियस बीस्ट को अपने दिलों में एक गहरी सिहरन महसूस करने दें। ये किस तरह का डोमेन था? ये बहुत ही भयानक है। शियोंग जून के पास उससे लड़ने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। बिग दीपा एकेडमी, उनके पास अभी भी कितने तुरुप के पत्ते बचे हैं? स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट। दीप्यान और अन्य लोगों के चेहरे बेहद गंभीर थे। वे न केवल उस भयावह डोमेन को देखकर स्तब्ध थे, लूबू अचानक प्रकट हुआ। लेकिन शियोंग जून के ओरिजिन को हुए नुकसान के परिणामों से भी चिंतित है। ठीक इसी क्षण आकाश आवरण पर मौजूद पारदर्शी आवरण धीरे-धीरे गायब हो गया। रक्त के रंग की दो प्रकाश किरणें फिर से निकली और लूबू और शियोंग जून की आकृतियों को वापस उनके मूल स्थानों पर टेलीपोर्ट कर दिया। उसी समय स्काई कैनोपी पर एक पंक्ति दिखाई दी। एंडलेस एरेना द्वंद्व समाप्त। लूबू विजयी। लूबू को दोगुना इनाम मिलता है। शियोंग जून का पुरस्कार रद्द कर दिया गया है। लूबू जीत गया। बिग दीपा अकादमी के इस प्रतिभाशाली छात्र से यही उम्मीद थी। 97वें रैंक की आध्यात्मिक शक्ति के साथ उसने वास्तव में 490,000 साल पुराने एक खूंखार राक्षस को हरा दिया। शियोंग जून बहुत दुखी है। उसने न केवल अपना इनाम खो दिया, बल्कि उसे इतनी गंभीर चोट भी आई। ये एंडलेस एरेना वाकई निष्पक्ष और न्यायसंगत है। हारने का मतलब है कीमत चुकाना। डोलवो महाद्वीप में एक बार फिर जोश का विस्फोट हो गया। लूबू की ताकत देखकर हर कोई बुरी तरह हिल गया था। साथ ही उन्हें एंडलेस एरेना के नियमों के प्रति विस्मय का भाव भी महसूस हुआ। बिग दीपा अकादमी के अंदर लूबू ने अपने भीतर उमड़ती शक्ति और आकाश की छतरी द्वारा प्रदत्त दोहरे पुरस्कारों को महसूस किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता की झलक दिखाई दी। उसने लू शियाओ की ओर हाथ जोड़कर कहा, अकादमी प्रमुख, मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। लू शियाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बुरा नहीं है। लूबू ने सिर हिलाया और अपनी निगाहें वापस आकाश की छतरी की ओर घुमाई। उसकी आंखों में युद्ध का दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उसे पता था, युद्ध शक्ति रैंकिंग के लिए प्रतियोगिता अभी शुरू ही हुई थी। आकाश की छतरी पर रक्त के रंग का प्रकाश नहीं पाया, बल्कि वह और भी घना हो गया। शियोंग जून और लूबू के बीच द्वंद्व तो केवल शुरुआत थी, इससे भी अधिक शक्तिशाली अस्तित्व अभी आने बाकी थे। असंख्य आत्मा स्वामी आकाश की छतरी को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। उनके हृदय प्रत्याशा और घबराहट से भरे हुए थे। वे जानते थे, अगली बार घोषित होने वाली रैंकिंग और भी चौंकाने वाली और भयावह होगी। अध्याय 135, जॉन जो की रहस्यमय क्षमता। रक्तरंजित आकाश के ऊपर लूबू और शियोंग जून के बीच हुए युद्ध से उत्पन्न सदमा अभी तक कम नहीं हुआ था। फिर भी युद्ध की विशाल इच्छाशक्ति और भी तीव्र हो गई, मानो अग्नि टकराव के आगमन का आग्रह कर रही हो। तेजी से फैलती रक्त किरण के बीच अचानक नई रैंकिंग संबंधी जानकारी सामने आई। लड़ाई शक्ति रैंकिंग 18वां स्थान। नाम ज़ू झो। संबद्धता बिग दीपा अकादमी। प्राणी का प्रकार मानव। आत्मा शक्ति रैंक 98वीं रैंक। आत्मा उत्तरी सागर का कुंड। स्पिरिट रिंग कॉन्फ़िगरेशन काला 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 लाल लाल लाल। लड़ाई शक्ति मूल्यांकन बिग दीपा अकादमी का मुख्य शक्ति केंद्र उसकी आत्मा प्राचीन पवित्र पशु उत्तरी सागर का कुंड है, जो स्वप्न और शून्य लोक के बीच की सीमा को नियंत्रित करता है। उसका मार्ग प्रकृति का अनुसरण करता है, यद्यपि वह दिखने में लापरवाह और निष्क्रिय लगता है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति समुद्र के समान विशाल है और उसका मानसिक लोक अथाह है। समग्र मूल्यांकन लड़ाई शक्ति एक लिमिट बलों की तुल्य है। पुरस्कार आध्यात्मिक शक्ति रैंक में एक रैंक की वृद्धि हुई। सभी स्पिरिट रैंक की आयु 4000 वर्ष बढ़ गई। मानसिक शक्ति में स्थायी रूप से 15% की वृद्धि हुई। स्वप्न और शून्यता की शक्ति की गहरी समझ प्राप्त हुई। पुरस्कार प्रतीक्षित है। ये फिर से बिग दीपा अकादमी है। जॉन जो एक और शक्तिशाली योद्धा जिसकी युद्ध क्षमता लिमिट बलों स्तर तक पहुंचती है। 6 काले और 3 लाल। ऐसा लगता है कि इस तरह की स्पिरिट रिंग संरचना में लिमिट बलों की युद्ध शक्ति होना सामान्य बात है। डोलवो महाद्वीप में एक बार फिर हंगामा मच गया। जॉन जो का मूल्यांकन लूबू की तरह घातक आभा से भरा हुआ नहीं था, बल्कि अधिक रहस्यमय और गहन प्रतीत होता था। गहन चिंतन करने पर स्वप्न और शून्य लोक के बीच की सीमा को नियंत्रित करना नामक विवरण अत्यंत विचलित करने वाला प्रतीत हुआ। जॉन जो की सूचना की घोषणा के लगभग साथ ही आकाश की विशाल आवाज फिर से सुनाई दी, जो सीधे हाल ही में विजयी हुई लूबू के दिमाग में प्रवेश कर गई। लूबू, क्या आप एंडलेस एरेना को सक्रिय करने और 18वें स्थान पर मौजूद जॉन जो को चुनौती देने के लिए आवेदन करते हैं? पूरे महाद्वीप की निगाहें पल भर में बिग दीपा अकादमी की ओर केंद्रित हो गई। क्या शियोंग जून को परास्त करने वाले और अपनी चरम शक्ति पर मौजूद लूबू अपनी इस जीत का लाभ उठाते हुए रहस्यमय ज़ू को चुनौती देंगे? लूबू ने अपना फांटियन हल्बर्ट पकड़ रखा था। उसका लाल लबादा बिना हवा के लहरा रहा था। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई और आकाश की गुंबद पर जॉन जो का नाम लिखा। फिर उसने कुछ ही दूरी पर खड़े उस युवक पर नजर डाली, जो आंखें बंद किए मानो दुनिया से अलग-थलग होकर एक मायावी ऊंट पर सवार था। लूबू ने अपने होठों के कोने को सिकुड़ा, एक ठंडी फुफकार निकाली और आकाश की ओर जोर से चिल्लाया, मैं चुनौती नहीं दूंगा। वह ध्वनि आकाश के चारों ओर फैल गई। हम इस जवाब ने उनके लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, जो एक और भयंकर लड़ाई की उम्मीद कर रहे थे। लूबू के अहंकारी और युद्धप्रिय स्वभाव को देखते हुए क्या वह सचमुच हार मान लेगा? लूबू ने अपनी बात जारी रखी। उनके लहजे में थोड़ी अधीरता थी, लेकिन साथ ही कुछ हद तक स्वीकृति भी झलक रही थी। हम सब बिग दीपा अकादमी के लोग हैं, आपस में लड़ना व्यर्थ है। अगर मुझे किसी को चुनौती देनी है, तो मैं बाहर वालों को चुनौती दूंगा। ये जॉन जो नाम का आदमी, उसकी क्षमता बेहद परेशानी वाली है। मैं उसे लड़ने की जहमत नहीं उठाना चाहता। उसकी शब्द आधे सच और आधे बहाने थे। बिग दीपा अकादमी के सदस्य होने के नाते आंतरिक संघर्ष वास्तव में अनुचित था। लेकिन इसका गहरा कारण ये था कि लूबू जानता था कि जॉन जो से निपटना कितना मुश्किल था। उसका असुर देव क्षेत्र हत्या और न्याय पर केंद्रित है, जबकि जॉन जो की क्षमता में सत्य और वास्तविकता शामिल है, जो एक अत्यंत उच्च मानसिक स्तर पर काम करती है, जो संयोगवश उसके दृष्टिकोण को कुछ हद तक नियंत्रित करती है। पूर्ण निश्चितता के अभाव में लूबू आसानी से प्रयास करने को तैयार नहीं था, कहीं ऐसा न हो कि वह खाई में गिर जाए। आकाश की छतरी ने लूबू के जवाब को स्वीकार कर लिया। रक्त में प्रकाश प्रवाहित हुआ और अग्नि श्रेणी को संघनित करना शुरू कर दिया। लड़ाई शक्ति रैंकिंग 17वां स्थान। नाम 10,000 दानव राजा दानव नेत्र दानव वृक्ष। संबद्धता स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट। प्राणी का प्रकार आत्मा प्राणी। आत्मा दैत्य की आयु लगभग 540 वर्ष।
लड़ाई शक्ति मूल्यांकन स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट का एक प्रमुख जीव और सबसे शक्तिशाली पादप प्रकार का आध्यात्मिक जीव। इसने एक बार दिव्य आध्यात्मिक पौधे का सेवन किया था जिसके परिणामस्वरूप एक मौलिक परिवर्तन हुआ और इसने स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के विशाल बाहरी क्षेत्र पर शासन किया। इसकी जीवन शक्ति असीमित और अनंत है और इसमें मानसिक घातक क्षेत्र और समय बंधन जैसी कई रहस्यमय क्षमताएं हैं। इसकी समग्र क्षमता अत्यंत शक्तिशाली है जिससे इसे निपटना शिव जून से भी अधिक कठिन हो जाता है। इसकी युद्ध शक्ति एक शीर्ष स्तरीय मानव निर्मित गोलियों के बराबर है। पुरस्कार आत्मा पशु की आयु 8000 वर्ष बढ़ जाती है। मानसिक शक्ति में स्थायी रूप से 10% की वृद्धि होती है और जीवन और क्षय की शक्ति की गहरी समझ प्राप्त होती है। पुरस्कार प्रतीक्षित है 5,40,000 वर्ष। सबसे शक्तिशाली पादप प्रकार का स्पिरिट बीस्ट। अनेक रहस्यमय क्षमताएं 10,000 दानव राजाओं की रैंकिंग और मूल्यांकन ने एक और झटका दिया। विशेषकर स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट की तरफ शिव में जून की हार के कारण उत्पन्न गंभीर वातावरण में थोड़ी राहत मिली। 10,000 दानव राजाओं का दर्जा शिव जून से ऊपर था और मूल्यांकन भी उच्च था जिससे अंततः कुछ हद तक उनकी प्रतिष्ठा बच गई। क्या 10,000 दानवों का राजा वास्तव में जुआन जो से ऊपर रैंक रखता है? एक आध्यात्मिक गुरु ने आश्चर्य व्यक्त किया। मूल्यांकन में कहा गया है कि 10,000 दानव राजा की क्षमताएं रहस्यमय हैं, उसकी समग्र क्षमता मजबूत है और उसे निपटना अधिक कठिन है। हालांकि जुआन जो की क्षमता रहस्यमय है, शायद उसकी प्रत्यक्ष आक्रमण शक्ति में थोड़ी कमी है। मुझे आश्चर्य होता है कि अगर वे दोनों आपस में लड़े तो क्या होगा। ठीक उसी समय जब सभी लोग चर्चा कर रहे थे, लुशियाओ बिग दीपक अकादमी के भीतर गहराई में बैठा हुआ था। आकाश की छतरी पर जुआन जो और 10,000 दानव राजाओं की रैंकिंग को देखते हुए उसके होठों के कोने जाने में एक अद्भुत मुस्कान में बदल गए। जुआन जो का पद 10,000 दानव राजाओं से नीचे है। लुशियाओ ने हल्के से अपना सिर हिलाया, मन ही मन कारण को समझ गया था। ऐसा लगता है कि स्काई के अनूठी प्रदर्शित उपलब्धियों और प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करती है। जुआन जो आमतौर पर बहुत आलसी होता है और शायद ही कभी पूरी ताकत लगाता है। वह नियंत्रण और समर्थन की ओर अधिक झुकाव रखता है जिसके कारण शुद्ध युद्ध शक्ति के मूल्यांकन में उसे थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि विशुद्ध रूप से मानसिक शक्ति के संदर्भ में 10,000 दानवों का राजा संभवतः जुआन जो से कहीं अधिक हीन है। लुशियाओ की निगाह अकादमी के चौक पर खड़े नीले बालों वाले युवक की ओर मुड़ी जो अभी भी आधा सोया हुआ और आधा जागा हुआ प्रतीत हो रहा था। मानो आसपास के सारे कोलाहल का उसे कोई लेना देना ही न हो। यदि कोई सचमुच मानता है कि जुआन जो की ताकत यहीं समाप्त हो जाती है तो वह बहुत बड़ी गलती कर रहा होगा। यह आदमी मुझे भी कुछ हद तक रहस्यमय लगता है। मानो लुशियाओ के विचारों की पुष्टि हो रही हो और शायद बिग दीपक अकादमी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए। ठीक उसी समय आकाश की विशाल ध्वनि गूंजी मानो वह अपना नियमित कर्तव्य निभा रही हो। जुआन जो क्या आप एंडले सेरेना को सक्रिय करने और सर्वे स्थान पर मौजूद 10,000 दानव राजा को चुनौती देने के लिए आवेदन करते हैं? आवाज लगभग उसी क्षण बंद हो गई। जुआन जो नकली नींद में अपनी आंखें बंद करके मानो अपने सपनों की दुनिया में डूबा हुआ था, उसने अपनी आंखें तक नहीं खोली। उसने गहरी नींद से भरी सुस्त आवाज में बस कुछ ही शब्द कहे, चुनौती को सक्रिय करें। आवाज तेज नहीं थी, फिर भी यह स्पष्ट रूप से बिग दीपक अकादमी में फैल गई और स्काई के अनूठी के माध्यम से डोल महाद्वीप के हर कोने तक गूंज उठी। क्या जुआन जो 10,000 दानव राजाओं को चुनौती देने जा रहा है? उन्होंने ही तो चुनौती की शुरुआत की। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह 10,000 दानव राजाओं से नीचे रैंक पर है और इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है? यह एक शानदार मुकाबला होने वाला है। एक शक्तिशाली पादप प्रकार का आत्मा दानव बनाम एक रहस्यमय आत्मा स्वामी जो सपनों को नियंत्रित करता है। पूरा महाद्वीप पल भर में उबल पड़ा। सभी को लगा था कि लूबू द्वारा चुनौती छोड़ने के बाद चीजें स्थायी रूप से शांत हो जाएंगी, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि दिखने में उदासी लगने वाला जुआन जो इतने निर्णायक रूप से चुनौती की शुरुआत करेगा। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट कोरेलिया 10,000 दानव राजाओं के उच्च पद के कारण जो वातावरण अभी थोड़ा शांत हुआ था वह फिर से तनावपूर्ण हो गया। 10,000 दानव राजाओं के विशालकाय राक्षसी नेत्र दानव वृक्ष जैसे शरीर पर अंधता के एक साथ भयानक प्रकाश से चमक थी और उसके मानसिक उतार-चढ़ाव में झुंझलाहट और गंभीरता का एक अंश झलक रहा था। यह इंसान मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता है। हालांकि इससे पहले वह बिग दीपक अकादमी के लिए बाई के हाथों हार चुका था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि जुआन जो में भी उसे पूरी तरह से कुचलने की क्षमता है। दीपिया ने गहरी आवाज में कहा, 10,000 दानव राजाओं सावधान रहो। बिग दीपक अकादमी में कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं है। जुआन जो की क्षमता देखने में तो हानिरहित लगती है, लेकिन वास्तव में बेहद रहस्यमय है। लापरवाही मत बरतो। गुलियोना ने भी हल्के से सिर हिलाया। उसकी चांदी बैंगनी ड्रैगन जैसी आंखों में प्यारी नजर थी। सपनों की शक्ति और शून्य लोग, इसमें रहस्यमय स्तर शामिल हैं। 10,000 दानव राजा, यद्यपि आपकी मानसिक प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, लेकिन इस तरह के प्रतिबंध का सामना करते समय आपको अपनी उपपत्ति की दृढ़ता से रक्षा करनी चाहिए और उसकी लय में नहीं बहना चाहिए। 10,000 दानवों के राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं समझ गया स्वामी। मैं उसे बता दूंगा कि तारा दो महान वन के एक भयंकर राक्षस को उकसाने की क्या कीमत होती है। बूम। आकाश के ऊपर की छतरी पहले से भी अधिक मोटे रक्त जैसे लाल रंग के दो प्रकाश स्तंभ नीचे गिर पड़े। बिग दीपक अकादमी में जुआन जो को भी इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा। दूसरे ने स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में 10,000 दानव राजाओं को घेर लिया। बत्ती चमक उठी। शून्य लोक में लटके हुए विशालकाय अखाड़े पर उन दोनों की आकृतियां पहले ही प्रकट हो चुकी थी। अखाड़े के एक छोर पर 10,000 दानवों के राजा ने अपने वास्तविक रूप का एक हिस्सा प्रकट किया। सैकड़ों मीटर ऊंचा एक भयानक दानव वृक्ष अखाड़े में जड़ जमाए खड़ा था। असंख्य मोटी लताएं विशाल जड़ों की तरह लटकी हुई थी और पेड़ के तने पर बनी घनी राक्षसी आंखें ऐसी रोशनी से चमक रही थी जो मन को मोह लेती थी। घने हरे विषैले कोहरे और एक विकृत मानसिक बल क्षेत्र ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया था जिससे उसके आसपास का स्थान धुंधला और स्पष्ट हो गया था। दूसरी ओर जुआन जो अभी भी हवा में आंचे से एक तरफ लेटा हुआ था और आध्यात्मिक शक्ति से निर्मित एक मायावी मछली धीरे धीरे उसके नीचे तैर रही थी। वह पूरी तरह से जागा हुआ नहीं लग रहा था, उसकी आंखें आधी बंद थीं। उसने 10,000 दानवों के राजा की भयानक आभा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, यहाँ तक कि छोटी सी जगह गिरी। मनुष्य, मुझे चुनौती देने के अपने मूर्खतापूर्ण कृत्य की कीमत चुकाओ। 10,000 दानवों के राजा की मानसिक गर्जना पूरे अखाड़े में गूंज उठी। घातक जहर और मानसिक शरण से भरी अनगिनत लताएं आसमान को काला कर देने वाली तीरों की बारिश की तरह जुआन जो की ओर बढ़ी। उसी समय उसकी असंख्य राक्षसी आंखें एक साथ चमक उठी। एक शक्तिशाली मानसिक आघात, एक अदृश्य सुनामी की तरह जुआन जो की चेतना को सीधे कुचलने का प्रयास कर रहा था। इस भयावह हमले का सामना करते हुए जो एक साधारण में डोल को भी घबरा देता, जुआन जो ने अपने नीचे मौजूद मछली को हल्के से थपथपाया। सबसे पहले उस महान सपने से कौन जागता है, ये बात मैं अपने पूरे जीवन में स्वयं जानता हूँ। भनभनाहट। उसके केंद्र से एक अदृश्य उतार-चढ़ाव फैल गया। तेजी से फैलने वाली घातक लताएं उसके चारों ओर एक निश्चित दायरे में प्रवेश करने के बाद अचानक धीमी हो गई। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे किसी दुष्परिणाम में फंस गए हों और नर्म और शक्तिहीन हो गए हों। और जुआन जो पहुंचने पर उत्पन्न हुआ व्यापक मानसिक आघात समुद्र में प्रवेश करने वाले मिट्टी के बैग के समान था, जो वास्तविक और मायावी दोनों तरह की स्वप्न बाधा द्वारा चुपचाप अवशोषित और बेअसर हो गया था। क्या 10,000 दानवों का राजा आंतरिक रूप से बहुत हिल गया था। इसका हमला इतनी आसानी से नाकाम हो गया। वास्तविकता एक इंद्रिय की तरह है, क्यों न सपने में प्रवेश किया जाए। जुआन जो की सुस्त आवाज फिर सुनाई दी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और हल्के से 10,000 दानव राजाओं की ओर इशारा किया। उस क्षण 10,000 दानवों के राजा ने अपनी आंखों के सामने के दृश्य को केवल मुड़ते और बदलते हुए महसूस किया। ठोस मैदान गायब हो गया और उसकी जगह एक विचित्र रंगीन स्वप्न ने ली। जिन असंख्य जीवों को इसने निगल लिया था, उनके बचे हुए पछतावे, साथ ही इसके गहरे भय और इच्छाएं असीम रूप से बढ़ गई थी। मूर्त भ्रमों में परिवर्तित होकर जो उसकी ओर तेजी से अग्रसर हुए। भ्रम की तकनीक, मानसिक हमला, मुझे थोड़ा आराम दो। 10,000 दानवों के राजा ने भयंकर दहाड़ लगाई। उसके सामने मानसिक भ्रम का प्रदर्शन करना स्वयं को जरूरत से ज्यादा आंकना था। असीम मानसिक शक्ति का विस्फोट हुआ जिसने सपने को टुकड़े-टुकड़े करने का प्रयास किया। 540,000 वर्षों की मानसिक साधना के साथ साधारण भ्रम से फंस नहीं सकते। अध्याय 136 ज्ञानदायु का नाम सूची में आया, सब लोग हैरान रह गए। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने 10,000 दानवों के राजा को भी स्तब्ध कर दिया। ये भ्रम जितना उसने सोचा था उससे भी कहीं अधिक कठिन था। इसका मानसिक बल प्रभाव ऐसा था मानो रूई पर प्रहार किया हो या अंतरिक्ष की किसी अन्य परत पर प्रहार किया हो। इसकी अधिकांश शक्ति विक्षेपित और अवशोषित हो गई। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि उसे महसूस हो रहा था कि उसकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति और जीवन शक्ति धीरे-धीरे सजीव सपने द्वारा अवशोषित और आत्मसात की जा रही है। यह कोई साधारण भ्रम नहीं है, यह एक डोमेन है, एक स्वप्न डोमेन। अंततः 10,000 दानवों के राजा को जुआन जो के भयावह स्वभाव का एहसास हुआ। प्रतिद्वंदी ने सीधे इस अखाड़े को एक अद्वितीय क्षेत्र में खींच लिया था जो वास्तविकता और सपने के बीच लटका हुआ था। कुल इतना विशाल है कि हजारों मील तक इसका आकार अज्ञात है। यह एक पक्षी में रूपांतरित हो जाता है, इसका नाम पेंग है। जुआन जो की आवाज मानो 9 स्वर्गों के पार से आ रही थी। उस स्वप्न की गहराई में मूल रूप से शांत तैरती हुई मायावी मछली अचानक अनंत प्रकाश से फट पड़ी। उसका शरीर फैल गया और एक सुनहरे पेंग पक्षी में बदल गया जिसने आकाश को ढक लिया। पेंग पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए लेकिन इससे कोई तेज हवा नहीं चली। इसके बजाय इसने एक ऐसा कानूनी तूफान खड़ा कर दिया जिसने पूरे सपने को तहस नहस कर दिया।
कांव। पेन पक्षी ने पंख फड़फड़ाते हुए एक लंबी चीख निकाली। असंख्य स्वप्न के टुकड़े सुनहरी तलवारों में परिवर्तित हुए, एक प्रचंड तूफान की तरह 10,000 दानव राजाओं के मुंह शरीर की ओर बढ़ते हुए। ये हमले केवल शारीरिक या ऊर्जा आधारित हमले नहीं थे। उनमें सपनों की शक्ति भी समाहित थी, जो इच्छा शक्ति को भंग करने और वास्तविकता को नष्ट करने में सक्षम थी। डोमेन खुला, जीवन अवरोध, मानसिक किला। अपनी दहशत में 10,000 दानवों के राजा ने अपनी सभी रक्षात्मक व्यवस्थाओं को चरम सीमा तक सक्रिय कर दिया। जीवन शक्ति की एक विशाल पन्नाहे रंग की ढाल बन गई। असंख्य लताएं आपस में लिपटकर एक ढाल बन गई और उसकी राक्षसी आंखें चमक उठी, जिससे एक मानसिक अवरोध उत्पन्न हो गया। फुफकार फुफकार फुफकार। स्वप्न की तलवारें भयंकर रूप से टकराईं और 10,000 दानव राजा की सुरक्षा को नष्ट कर दिया। पन्नाहे रंग की जीवन ढाल तेजी से मंद पड़ने लगी, मानो स्वप्न शक्ति द्वारा आत्मसात होकर गायब हो रही हो। कठोर लता कवच तेजी से मुरझा गया, मानो वह हजारों वर्षों से क्षय का शिकार रहा हो। इसके अलावा मानसिक अवरोध भी हिंसक रूप से कंपन कर रहा था। असंख्य दरारें दिखाई दी। असंभव, मेरी शक्ति परिवर्तित हो रही है। ये किस प्रकार की शक्ति है? 10,000 दानवों के राजा ने महसूस किया कि उसकी शक्ति तेजी से कम हो रही है और उसका स्वभाव बदल रहा है, और उसने भय से भरी एक मानसिक चीख निकाली। ऐसा लग रहा था मानो किसी स्पिरिट मास्टर से नहीं, बल्कि पूरी विचित्र दुनिया से लड़ रही हूं। जब सपना टूटता है, उसी क्षण वास्तविकता ध्वस्त हो जाती है। जॉन जो ने अपना शांत और संयमित व्यवहार बरकरार रखा। उन्होंने अंतिम घोषणा की। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, पूरा स्वप्न हिंसक रूप से सिकुड़ने और ढहने लगा। सपनों की सारी शक्ति 10,000 दानव राजाओं से अवशोषित शक्ति के साथ मिलकर इसे अत्यधिक संकुचित कर दिया गया था। फिर धमाका। सपने के केंद्र में एक खामोश लेकिन रूह कंपा देने वाला विस्फोट हुआ। केवल बाहरी दर्शकों ने ही देखा। अखाड़े में मौजूद 10,000 दानवों के राजा का विशाल शरीर अचानक हिंसक रूप से कांप उठा। उसकी सभी राक्षसी आंखों की चमक एक साथ फीकी पड़ गई, अनगिनत लताएं शक्तिहीन होकर लटक गईं और उसकी विशाल जीवन शक्ति पंच गुब्बारे की तरह तेजी से मुरझा गई। हालांकि खून खराबे का कोई दृश्य नहीं था। ये बात किसी को भी स्पष्ट हो सकती थी कि 10,000 दानवों के राजा को गंभीर चोट लगी थी। यह आत्मा और उत्पत्ति से उत्पन्न एक चोट थी। जॉन जो की बात करी तो शुरू से अंत तक वह मछली पर लेटा रहा, मानो उसने सिर्फ एक सपना देखा हो। स्वप्नों का विघटन हो गया और मैदान अपनी मूल स्थिति में लौट आया। 10,000 दानवों के राजा का विशाल वृक्ष जैसा शरीर जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आभा कमजोर पड़ गई और उसकी मानसिक अस्थिरता लगभग समाप्त हो गई। उबाऊ। जॉन जो ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली और आलस्य अंदर आई, मानो वह अभी जागा हो। उसने पराजित 10,000 दानव राजा की ओर देखा तक नहीं, उसके नीचे मौजूद मछली हिलती डुलती रही और उसे धीरे-धीरे ऊपर की ओर ले जाती रही। आकाश के ऊपर रक्त जैसे लाल रंग के पात्र प्रकट हुए। एंडली सेरेना द्वंद्व समाप्त, जॉन जो विजयी। जॉन जो की रैंक बढ़कर 17 हो गई, उन्हें दोगुना पुरस्कार मिला। 10,000 दानव राजाओं का रैंक गिरकर 18वां हो गया है। इस दौर के लिए बुनियादी सूची पुरस्कार हटा दिए गए हैं। आत्मा मूल वस्तु क्षतिग्रस्त। मौन। पूरे महाद्वीप में सन्नाटा छा गया। यदि शियोंग जून पर लोगों की विजय प्रभुत्वशाली शक्ति का एक करार प्रदर्शन थी, फिर जॉन जो की 10,000 दानव राजाओं पर विजय एक निराशाजनक विचित्रता और रहस्य थी। उसने लगभग एक उंगली भी नहीं उठाई। फिर भी 540,000 वर्ष पुराने क्रूर राक्षस 10,000 दानवों के राजा ने अपनी अत्यंत शक्तिशाली व्यापक क्षमताओं के बावजूद रहस्यमय तरीके से अपनी युद्ध शक्ति खो दी। आखिर उसने ये कैसे जीता? मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आया। 10,000 दानवों का राजा आखिर कैसे हार गया? सपना, हकीकत, बेहद डरावनी। ये जॉन जो तो लूबू से भी ज्यादा डरावना है। बिग दीपा एकेडमी, ये किस तरह के राक्षस हैं? स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। दीपियान और अन्य लोगों के चेहरे बेहद गंभीर थे। शियों ने जून की पराजय का कारण अभी भी लोगों की जबरदस्त हमले को माना जा सकता है, लेकिन 10,000 दानव राजा की विचित्र पराजय ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। बिग दीपा अकादमी के अंदर लू शियाओ ने जॉन जो की ओर देखा, जो अपनी मूल जगह पर लौटाया था और फिर से ऊँग रहा था और संतुष्टि से हिलाया। अब तो किसी को भी जॉन जो की पद को कमाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, है ना? हालांकि वह ये भी जानता था कि जॉन जो की मुख्य ताकत मानसिक बल के प्रयोग में नहीं थी। अगर सिर्फ आक्रमण क्षमता की बात करें तो वह लोगों से भी कमतर था। यही कारण था कि उनकी रैंकिंग केवल 17वीं थी। युद्ध क्षमता की इस रैंकिंग में सभी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा 10,000 दानव राजा की प्राथमिक आक्रमण विधि भी मानसिक शक्ति थी और इसके अन्य पहलू बहुत मजबूत नहीं थे। हालांकि जॉन जो द्वारा नियंत्रित मानसिक शक्ति के सामने 10,000 दानवों का राजा भी टिक नहीं पाया। भन भनाहट भन भनाहट। आकाश की छत पर खून जैसा लाल प्रकाश लगातार बढ़ता ही जा रहा था। युद्ध शक्ति रैंकिंग की घोषणा जारी रही। इन दो एंडले सेरेना लड़ाई के बाद सभी प्राणियों को समझ आ गया। इस सूची में शामिल हर पद में पूर्ण शक्ति थी। आकाश के ऊपर जलती हुई खून जैसी लाल रोशनी बुझी नहीं। इसके बजाय इसमें ऐसा उछाल आया मानो नई शक्ति का संचार हुआ, जो अगले पद की घोषणा का संकेत था। विस्मय, जिज्ञासा और तनाव से भरी अनगिनत निगाहें उमड़ते हुए रत्तलाल केंद्र को टकटकी लगाई हुई थी। विस्मय, जिज्ञासा और तनाव से भरी अनगिनत निगाहें उमड़ते हुए रत्तलाल केंद्र को टकटकी लगाई हुई थी। लड़ाई शक्ति रैंकिंग 16वां स्थान। नाम कियान दाओलियो। संबद्धता स्पिरिट हॉल। प्राणी का प्रकार मानव। आत्मा शक्ति रैंक 99वां रैंक। आत्मा सेराफिम। स्पिरिट रिंग कॉन्फ़िगरेशन काला 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 लाल। युद्ध क्षमता मूल्यांकन आत्माओं की महापुजारी मानव जगत में देवदूत देवता की प्रवक्ता। आत्मा का गुण अत्यंत उच्च है, दिव्य और शुद्धिकरण शक्ति से परिपूर्ण, दुष्ट गुणों के विरुद्ध प्रबल दमनकारी क्षमता। आत्मा की शक्ति गहन है, युद्ध का अनुभव समृद्ध है और वायु युद्ध क्षमता अत्यंत प्रबल है। व्यापक मूल्यांकन युद्ध क्षमता मानव सीमा डोल स्तर की शिखर पर है। पुरस्कार आध्यात्मिक शक्ति का सुदृढ़ीकरण दोगुना हो गया, सभी आध्यात्मिक वलयों का जीवन का 6,000 वर्ष बढ़ गया, दिव्य और प्रकाश शक्ति की समझ गहरी हो गई, देवदूतों के साथ दिव्य शक्ति का जुड़ाव थोड़ा बढ़ गया। पुरस्कारों का वितरण अभी बाकी है। 16वां स्थान, ये तो स्पिरिट हॉल की महापुजारी कियान दाओलियो है। 99वां रैंक लिमिट लो, 8 काले और 1 लाल कार्डों का एक शीर्ष स्तरीय संयोजन, वो केवल 16वें स्थान पर है। क्या यह इतना भयानक है? कियान दाओलियो का नाम सूची में आना ही पहले से ही अशांत चीन में एक विशाल चट्टान के जाने जैसा था। पल भर में ही इसने हजारों लहरें पैदा कर दी। हालांकि इससे उनकी ताकत की प्रशंसा नहीं हुई, बल्कि जबरदस्त सद्भाव और विश्वास की भावना पैदा हुई। ओके सर्वोच्च महल के अंदर बेबी डोंग अचानक परम पादरी के सिंहासन से उठ खड़ी हुई। उसकी गंभीर और ठंडी आंखों में समझ से परे आश्चर्य का भाव भर गया था। कियान दाओलियो, वो बूढ़ा आदमी 99वें रैंक का देवदूत देवता की महापुजारी का पद केवल 16वां है। उसकी आवाज धीमी थी, थोड़ी उलझन के साथ, वह खुद को भी नहीं पहचान पाई। क्या ऐसा हो सकता है कि 600,000 साल से अधिक पुराने में सभी स्पिरिट बीस्ट कियान दाओलियो से अधिक शक्तिशाली हों? वह हमेशा से कियान दाओलियो को एक बड़ा खतरा मानती थी। स्पिरिट हॉल के भीतर एकमात्र ऐसी हस्ती जो उसके लिए खतरा बन सकती थी। लेकिन अब स्काई कैनोपी की इस युद्ध शक्ति रैंकिंग ने उसे बता दिया। कियान दाओलियो जैसी शिखर स्तर की दिग्गज खिलाड़ी भी इस महाद्वीप के शीर्ष 15 खिलाड़ियों में जगह नहीं बना पाई। अभूतपूर्व तात्कालिकता और संकट की भावना एक जहरीली सांप की तरह उसके दिल के चारों ओर लिपट गई। सी गॉड आइलैंड पर तानचेन का पहले का बेबाक और साहसी चेहरा गंभीरता और आश्चर्य से भरा हुआ था। वह बूढ़ा पक्षी पुरुष कियान दाओलियो 16वें स्थान पर रहा। वह अपने आप से कुछ बुदबुदाया, उसकी आवाज में गंभीरता का भाव था। वह कियान दाओलियो और बोसाइसी दशकों पहले दुनिया के 3 महान लिमिट डॉलरों के रूप में जाने जाते थे। उनकी ताकतें बराबर थीं और वे एक सदी से बिना किसी स्पष्ट विजेता के लड़ रहे थे। अब कियान दाओलियो 16वें स्थान पर थे। तानचेन का क्या हुआ? बोसाइसी का क्या हुआ? उसके दिल में तीव्र भय का भाव उमड़ आया। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव आत्मा के शिखर तक पहुंचने में बिताया था, यह मानते हुए कि वे पहले से ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन ये युद्ध शक्ति रैंकिंग एक जोरदार थप्पड़ की तरह थी, जिसने उन्हें आसमान से नीचे गिरा दिया। बोसाइसी की नीली आंखों में भी जटिल भावनाएं झलक रही थी। उसने आकाश की छतरी को निहारा और धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि हमारी समझ हमेशा से ही बहुत सीमित रही है। ये आत्मा राक्षस हजारों वर्षों से निष्क्रिय पड़े हैं, इनकी नींव वास्तव में भयावह है। समुद्र देवता द्वीप की अलौकिक स्थिति के कारण उसके मन में जो शांति और सुकून था, वह पूरी तरह से गायब हो चुका था। पूजा कक्ष। जब कियान दाओलियो का नाम और पद आकाश के शिखर पर प्रकट हुआ, तो उनकी शांत सुनहरी आंखों में अचानक विशाल लहरें उठी। उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए हाथ जाने मेरी मुट्ठी बन गए और इस कोशिश से उसकी उंगलियों के जोड़ थोड़े सफेद पड़ गए। 16वां। उसने धीमी आवाज में वो संख्या दोहराई। उसके दिल में एक अवर्णनीय निरर्थकता और निराशा की भावना उमड़ पड़ी। वह देवदूत देवता का महापुजारी एक शताब्दी तक आत्माओं की रक्षा करता रहा था। उनका मानना था कि उनकी शक्ति मानव जगत के चरम पर पहुंच चुकी है और विदिता अकादमी के लोगों और सोलबीस पावर रैंकिंग की शीर्ष रैंकों को छोड़कर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। लेकिन ये सूची, ये कैसे संभव है? महाराज आप। उसके बगल में खड़ा स्वर्ण मगरमच्छ लौलू आश्चर्य से हौंट उठा, उसका चेहरा भय और विश्वास से भरा हुआ था। वह जानता था कि कियान दाओलियो की ताकत कितनी भयावह थी। लेकिन इस युद्ध शक्ति रैंकिंग में ऐसे महापुजारी का स्थान केवल 16वां था। क्या आप शीर्ष 15 में भी जगह नहीं बना पाए?
एक ऐसा विचार उसके मन में अचानक आया जिसने उसे अंदर तक कपा दिया। अगर महाराज कैसा है तो उसका अपना क्या हाल होगा? वह गोल्ड क्रोकोडाइल डॉल हो, एक लिमिट डॉल हो, पावर हाउस। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास इस युद्ध शक्ति रैंकिंग में शामिल होने के लिए आवश्यक योग्यता ही न हो? न केवल गोल्ड क्रोकोडाइल डॉल हो, बल्कि कियांजू, जियांग और कई अन्य पुजारियों ने भी इस क्षण एक दूसरे की ओर देखा। उन सभी ने एक दूसरे की आंखों में एक ही तरह का सदमा और भय देखा। गोल्ड मगरमच्छ डुलुओ एक सीमा डुलुओ था। हालांकि उसकी ताकत महापुजारी जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वह इतना कमजोर भी नहीं होना चाहिए था कि युद्ध शक्ति रैंकिंग में भी जगह न बना सके। सोल बीस क्लैन की युद्ध शक्ति बेहद भयावह है। अध्याय 137 तानचेन का नाम सूची में शामिल। चुनौती शुरू। उपासना कक्ष में छाई सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं टिकी। इस साइट का डोमेन याद रखें। ताइवान नॉवेल नेटवर्क बेहद सुगम, कभी भी पढ़ें। कियान दाओयू ने धीरे-धीरे अपनी मुट्ठी ढीली कर दी और उसकी सुनहरी आंखों में उमड़ रही लहरें धीरे-धीरे शांत हो गईं। उनकी जगह एक ऐसी शांति और तीक्ष्णता ने ले ली थी जो एक सदी से परिपक्व होती आ रही थी। उसने देवदूत ईश्वर की शक्ति को महसूस किया जो पिछले आकाश आवरण के पुरस्कारों के कारण उत्तरोत्तर ठोस और भव्य होती जा रही थी। पवित्रता और प्रकाश की शक्तियों की उस गहरी समझ ने उन्हें अपनी स्वयं की शक्ति के बारे में एक बिल्कुल नई धारणा प्रदान की। 16वां स्थान है ना। कियान दाओयू ने अपने आप से बुदबुदाया। उसकी स्वयं में किसी प्रकार की निराशा नहीं थी, बल्कि उसमें एक प्रकार की अनुभूति झलक रही थी। मुझे डर है कि इस रैंकिंग का मूल्यांकन पुरस्कार प्राप्त करने से पहले मेरी युद्ध क्षमता के आधार पर किया गया है। अब जब मुझे पिछले स्काई के एनओपी पुरस्कार मिल गए हैं, तो एंजल गॉड पावर पर मेरा नियंत्रण 30% बढ़ गया है और मेरी आध्यात्मिक शक्ति की नींव कई गुना मजबूत हुई है। इसलिए मेरी ताकत वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। उसने अपना सिर घुमाकर गोल्डन क्रोकोडाइल डॉल और अपने बगल में खड़े अन्य लोगों को देखा, जिनके चेहरे पर गंभीर भाव थे और उसकी निगाहों में निर्विवाद गरिमा झलक रही थी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि स्पिरिट बीस्ट क्लैन की नींव गहरी है, लेकिन मानव लिमिट डॉलों की क्षमता किसी भी तरह से परिवर्तनीय नहीं है। लड़ाई की शक्ति की यह रैंकिंग महज अतीत का प्रतिबिंब है। ये सुनकर गोल्डन क्रोकोडाइल डॉल और अन्य लोगों के दिलों में व्याप्त बेचैनी थोड़ी कम हो गई। उन्हें स्काई के एनओपी पुरस्कार याद आया जो महापुजारी ने पहले प्राप्त किया था। एक स्वर विरोधी उपहार जो एक लिमिट डॉलों की शक्ति को एक नए स्तर तक बढ़ा सकता था और अचानक उनके दिलों में आशा की एक किरण जगमगा उठी। थाउजेंड जून डोलियो ने हाथ जोड़कर कहा, महापुजारी बिल्कुल सही है। आपके यहाँ होने से हमारी उपासना की दिव्य शक्ति कभी आसानी से नहीं डगमगाएगी। कियान दाओयू ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी निगाहें वापस आकाश की छतरी पर टिक गईं। उसकी आंखों में उत्सुक युद्ध भावना की एक झलक दिखाई दी। मैंने दशकों से पूरी ताकत से लड़ाई नहीं लड़ी है। मेरी हड्डियां बहुत पहले ही जंग खा चुकी हैं। यहाँ दही अखाड़ा मेरे लिए अपने अंगों को फैलाने और महाद्वीप पर मौजूद सभी पक्षों को ये दिखाने के लिए एकदम सही जगह है कि मेरे स्पिरिट हॉल की एंजल गॉड पावर वास्तव में कितनी शक्तिशाली है। ठीक इसी क्षण आकाश के आवरण पर रख के समान लाल प्रकाश अचानक सघन हो गया। एक विशाल और रासी आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी। जॉन जो और 16वें स्थान पर रहे कियान दाओयू ने सूची में जगह बना ली है। क्या आप एंडले सेरेना खोलकर उच्च रैंकिंग के लिए चुनौती देना चाहेंगे? बिग दीपक अकादमी में जॉन जो मछली की प्लेट पर आराम से लेटा हुआ था। यह आवाज सुनकर उसने आलस से हाथ हिलाया, आंखें भी नहीं खोली। हालांकि उस स्वप्नों का उपभोग महत्वपूर्ण नहीं था, फिर भी उसके लिए अखाड़े में दूसरों से लड़ने की तुलना में अपने सपनों में घूमना और साधना करना कहीं अधिक आरामदायक था। ओ वाओ, ये दो शब्द हल्के से उसके मुंह से निकले। कुन मछली का पेट गायब हो गई। जून जो की आभा पूरी तरह शांत हो गई और ऐसा लगा जैसे वो गहरी नींद में सो गया हो। शिक्षक जॉन जो अभी भी उतने ही बेफिक्र हैं। लीवाई ने अपना सिर हिलाया, शराब का एक घूंट लिया, लेकिन उनकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक दिखाई दी। लेकिन यह उचित है, उनके व्यक्तित्व को देखते हुए, जब तक उनका सामना किसी ऐसे प्रतिद्वंदी से नहीं होता जो वास्तव में उनकी रुचि जगा सके, तब तक वे कोई कदम उठाने की जहमत नहीं उठाते। लू शियाओ आकाश के नजारे को देख रहा था। उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी। वह जून जो के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह समझता था। अगर सामने कोई उससे ऊंचे दर्जे का स्पिरिट बीस्ट होता, तो शायद वह जिज्ञासावश उससे मुकाबला कर लेता। लेकिन कियान दाओयू जैसे मानव लिमिट डॉल का सामना करते हुए जून जो को स्पष्ट रूप से कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये भी ठीक है, उसे आराम करने दो। आने वाली रैंकिंग में और भी रोमांचक ड्रामा देखने को मिलेंगे। जॉन जो के इनकार को सुनकर महाद्वीप की विभिन्न शक्तियों ने खेत की आंखें भरी। वे उस विचित्र और प्रत्याशित स्वप्न लोक को एक बार फिर अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए देखना चाहते थे। ये देखने के लिए कि क्या देवदूत देवता के इस प्रवक्ता कियान दाओयू जून जो की स्वप्न शक्ति को तोड़ सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से जॉन जो ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। कितनी अफसोस की बात है। मैं अब भी देखना चाहता था कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, कियान दाओयू या जून जो। जॉन जो की ताकत बहुत ही विचित्र है। बिग दीपक अकादमी के सभी लोग सचमुच विद्रोही हैं। उपासना कक्ष के अंदर जॉन जो के इनकार को सुनकर कियान दाओयू ने जाने में राहत की सांस ली। उसने जॉन जो और 10,000 दानव राजा के बीच का युद्ध स्पष्ट रूप से देखा था। सपनों को नियंत्रित करने और उत्पत्ति को नष्ट करने की क्षमता उसे जो एक लिमिट डॉलो था, वीरों के खड़ी कर देने वाला लगा। वह विभिन्न शारीरिक हमलों से निपटने में आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन आत्मा से जुड़ी इस तरह की विचित्र क्षमता के खिलाफ उसे बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। जॉन जो द्वारा चुनौती को स्वीकार करने से वास्तव में वही एक ऐसे मुश्किल मुकाबले से बच गया जिसमें जीतने की कोई संभावना नहीं थी। चूंकि ऐसा है, तो चलिए देखते हैं कि सूची में अगला व्यक्ति कौन है। कियान दाओयू ने मन ही मन सोचा। उसकी निगाहें आकाश की छतरी पर बढ़ती तीव्रता से टिकी हुई थी। बूम बूम बूम, आकाश के आवरण से निकलने वाली रक्त लाल रोशनी एक बार फिर जोर से उठी। इस बार रोशनी पहले से भी अधिक घनी और प्रचंड थी, मानो उसमें आकाश को नष्ट करने और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति समाहित हो। असंख्य स्पिरिट मास्टर्स के दिल पल भर में धड़क उठे। कियान दाओयू से भी आगे रहने के लिए शक्ति और भी अधिक भयानक होनी चाहिए। लड़ाई शक्ति रैंकिंग 15वां स्थान। नाम तानचेन। संबद्धता टीएस स्काई संप्रदाय। प्रजाति मानव। आत्मा शक्ति रैंक लेवल 99। स्पिरिट टीएस स्काई हैमर। स्पिरिट रिंग कॉन्फ़िगरेशन काला 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 लाल। युद्ध क्षमता मूल्यांकन टीएस स्काई संप्रदाय के महान संप्रदाय प्रमुख महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली उपकरण आत्मा के स्वामी। उनकी हथौड़ा तकनीक अद्वितीय उग्र और दबंग है। उन्होंने असुर देव शक्ति के एक अंश को समाहित कर लिया है। उनकी शारीरिक शक्ति एक अर्धदेव के समान है। उनका युद्ध अनुभव अत्यंत समृद्ध है और उनकी समग्र युद्ध क्षमता कियान दाओयू के बराबर है, जो मानव सीमा दाओयू के शीर्ष स्तर पर रखती है। पुरस्कार शारीरिक शक्ति में और अधिक मजबूती। सभी स्पिरिट रिंग की आयु में 8000 वर्ष की वृद्धि। आक्रमण शक्ति में स्थायी रूप से 20% की वृद्धि। पुरस्कार वितरण लंबित है। तानचेन ये टीएस स्काई सेक्टर तानचेन है। दशकों पहले के 3 महान लिमिट डॉल अंततः फिर से सूची में एकत्रित हो गए हैं। तानचेन 15वें स्थान पर है। कियान दाओयू 16वें स्थान पर है। क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो साइड का स्थान और भी ऊंचा है? अब तो देखने लायक एक बढ़िया शो है। तानचेन और कियान दाओयू पुराने प्रतिद्वंदी हैं। मुझे आशा है कि क्या वे एंडले सेरेना में एक चुनौती पेश करेंगे। तानचेन का नाम एक बार फिर इस सूची में शामिल होने से पूरे महाद्वीप में हंगामा मच गया। दशकों पहले 3 महान लिमिट डॉल सामूहिक रूप से महाद्वीप के शिखर के रूप में जाने जाते थे। अब युद्ध शक्ति रैंकिंग में एक-एक करके दिखाई देने पर उनकी स्थिति आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। इससे सभी लोग उत्सुकता से भरे हुए हैं और अटकलें लगा रहे हैं कि क्या दोनों के बीच दशकों तक चलने वाला एक निर्णायक द्वंद्व युद्ध छिड़ेगा। सीगोड आइलैंड पर तानचेन ने स्काई के एनओपी पर अपनी रैंकिंग और पुरस्कारों को देखा और एक धीमी आह भरी। जब कियान दाओयू का नाम सूची में आया था, तभी से उन्हें आशंका थी कि उनका नाम भी जल्दी सूची में आ जाएगा। उन्हें बस 15वें स्थान पर आने की उम्मीद नहीं थी। तानचेन ने अपने हाथ में टीएस स्काई हैमर को कसकर पकड़ा हुआ था और हथौड़े के शरीर पर खून जैसे लाल रंग के असुर पैटर्न की एक झलक दिखाई दी। कियान दाओयू दशकों बीत चुके हैं, हमारे बीच के मतभेदों का निपटारा हो जाना चाहिए। जैसे ही तानचेन की भावनाएं उमड़ रही थी, आकाश की छतरी पर रक्त जैसा लाल प्रकाश एक बार फिर सघन हो गया। वह विशाल आवाज एक बार फिर पूरी दुनिया में गूंज उठी। कियान दाओयू और तानचेन 15वें स्थान पर हैं। क्या आप एंडले सेरेना खोलकर उच्च रैंकिंग के लिए चुनौती देना चाहेंगे? उपासना कक्ष के अंदर इस आवाज को सुनते ही कियान दाओयू की सुनहरी आंखों में अभूतपूर्व तीव्र युद्ध भावना का विस्फोट हो उठा। कई दशक बीत चुके थे, वह और तानचेन जीवन भर लड़ते रहे थे। जवानी से बुढ़ापे तक, शिखर काल से लेकर शांति के दौर तक वे कभी भी सच्चे विजेता का निर्धारण नहीं कर पाए थे। अब उसे स्काई के एनओपी पुरस्कार मिल चुका था और उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हो गई थी। तानचेन को भी स्वर्ग विरोधी वरदान प्राप्त हुआ था। ये परिणाम तय करने का बिल्कुल सही मौका था। चुनौती। कियान दाओयू ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसकी आवाज बिजली की तरह बुलंद थी। आकाश के आवरण के माध्यम से यह आवाज पूरे डॉल महाद्वीप में फैल गई। तानचेन दशकों से चली आ रही शिकायतों का निपटारा आज यही होगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा टीएस स्काई हैमर ज्यादा कठोर है या मेरी एंजल गॉड पावर ज्यादा शक्तिशाली है। आकाश के ऊपर रक्त लाल प्रकाश चिलमिला मानो कियान दाओयू की चुनौती का जवाब दे रहा हो। इसी बीच सागर देवता द्वीप पर तानचेन ने कियान दाओयू का जवाब सुना और उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला भड़क उठी। एक शानदार युद्ध भावना सीधे बादलों में फैल गई। बहुत बढ़िया कियान दाओयू, मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। आज की लड़ाई निश्चित रूप से जीवन और मृत्यु, विजय और पराजय का फैसला करेगी। धमाका। आकाश से दो रक्त लाल प्रकाश के स्तंभ नीचे गिरे। एक आत्मा कक्ष में स्थित उपासना कक्ष पर गिरा और कियान दाओयू को घेर लिया। दूसरा सागर देवता द्वीप पर स्थित सागर देवता पर्वत पर गिरा और तानचेन को घेर लिया। जैसे ही प्रकाश चिलमिलाया, दोनों आकृतियां पल भर में अपने स्थान से गायब हो गईं। जब वे दोबारा प्रकट हुई, तो वे पहले से ही एक विशाल और असीम रक्त लाल अंतरिक्ष में थी। यही था एंडले सेरेना का विशिष्ट युद्ध क्षेत्र। ये युद्ध क्षेत्र विशाल था, आकाश गहरा लाल था और जमीन फटी हुई खूनी लाल चट्टान थी। हवा में नरसंहार की एक घनी आभा फैली हुई थी, मानो किसी व्यक्ति के भीतर युद्ध की गहरी इच्छा को जगा सकती हो। दोनों महाद्वीप पर रहने वाले सभी जीव, चाहे वे मानवात्मा स्वामी हो या आत्मा जानवर, अपना काम रोककर आकाश की छतरी को टकटकी लगाकर देखने लगे। वे जानते थे कि एक ऐसा लिमिट द्वंद्व शुरू होने वाला है जो महाद्वीप के इतिहास में दर्ज होने योग्य होगा। ये है तानचेन और कियान दाओयू, दो महान लिमिट डॉलों के बीच निर्णायक युद्ध।
दशकों बीत गए, आखिरकार हम उन्हें फिर से लड़ते हुए देख सकते हैं। कितना रोमांचक है। मुझे यकीन है कि तानचेन जीतेगा। एक बार फिर स्काई हैमर का रिंग एक्सप्लोजन बाहर आ जाए तो उसे कौन रोक सकता है। मैं कियान दाओयू का पक्ष लूं। देवदूत ईश्वर शक्ति की पवित्र शुद्धि तानचेन को रोके रखती है, उसके जीतने की संभावना अधिक है। सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल के अंदर बीबी डोम खिड़की के पास खड़ी होकर आकाश की छत पर खून से लथपथ युद्धक्षेत्र को देख रही थी। उसकी आंखों में जल प्रकाश चमक रहा था। उसके होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई और उसने मन ही मन योजना बनाई, कियान दाओयू, तानचेन, तुम दोनों को भारी नुकसान उठाना चाहिए ताकि मैं मछुआरे के रूप में इसका लाभ उठा सकूं। बिग दीपर अकादमी में यू शियाओ भी स्काई कैनोपी को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। कियान दाओयू और तानचेन दोनों को स्काई कैनोपी पुरस्कार मिल चुके थे और उनकी शक्ति में काफी वृद्धि हो चुकी थी। इस लड़ाई का परिणाम वास्तव में अनुमान लगाना कठिन था। दो महान लिमिट दोनों साथ ही स्वर्ग विरोधी पुरस्कारों का आशीर्वाद, ये लड़ाई निश्चित रूप से शानदार होगी। डॉट 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 रथ से लथपथ युद्ध क्षेत्र के ऊपर कियान दाओयू और तानचेन कुछ दूरी से एक दूसरे के सामने खड़े थे। कियान दाओयू के पीछे सेराफिम प्रेत प्रकट हुआ, उसके सुनहरे पंखों से पवित्र प्रकाश निकल रहा था और उसका शरीर थी। हवा में नरसंहार की एक घनी आभा फैली हुई थी, मानो किसी व्यक्ति के भीतर युद्ध की गहरी इच्छा को जगा सकती हो। दोनों महाद्वीप पर रहने वाले सभी जीव, चाहे वे मानवात्मा स्वामी हो या आत्मा जानवर, अपना काम रोककर आकाश की छतरी को टकली लगाकर देखने लगे। वे जानते थे कि एक ऐसा लिमिट द्वंद्व युद्ध शुरू होने वाला है जो महाद्वीप के इतिहास में दर्ज होने योग्य होगा। ये है तानचेन और कियान दाओयू, दो महान लिमिट दोनों के बीच निर्णायक युद्ध। दशकों बीत गए, आखिरकार हम उन्हें फिर से लड़ते हुए देख सकते हैं। कितना रोमांचक है। मुझे यकीन है कि तानचेन जीतेगा। एक बार फिर स्काई हैमर का रिंग एक्सप्लोजन बाहर आ जाए तो उसे कौन रोक सकता है। मैं कियान दाओयू का पक्ष लूं। देवदूत ईश्वर शक्ति की पवित्र शुद्धि तानचेन को रोके रखती है, उसके जीतने की संभावना अधिक है। सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल के अंदर बीबी डोम खिड़की के पास खड़ी होकर आकाश की छत पर खून से लथपथ युद्धक्षेत्र को देख रही थी। उसकी आंखों में जल प्रकाश चमक रहा था। उसके होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई और उसने मन ही मन योजना बनाई, कियान दाओयू, तानचेन, तुम दोनों को भारी नुकसान उठाना चाहिए ताकि मैं मछुआरे के रूप में इसका लाभ उठा सकूं। बिग दीपर अकादमी में यू शियाओ भी स्काई कैनोपी को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। कियान दाओयू और तानचेन दोनों को स्काई कैनोपी पुरस्कार मिल चुके थे और उनकी शक्ति में काफी वृद्धि हो चुकी थी। इस लड़ाई का परिणाम वास्तव में अनुमान लगाना कठिन था। दो महान लिमिट दोनों साथ ही स्वर्ग विरोधी पुरस्कारों का आशीर्वाद, ये लड़ाई निश्चित रूप से शानदार होगी। डॉट 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 रथ से लथपथ युद्ध क्षेत्र के ऊपर कियान दाओयू और तानचेन कुछ दूरी से एक दूसरे के सामने खड़े थे। कियान दाओयू के पीछे सेराफिम प्रेत प्रकट हुआ, उसके सुनहरे पंखों से पवित्र प्रकाश निकल रहा था और उसका शरीर समृद्ध देवदूत ईश्वर शक्ति से घिरा हुआ था। उसके हाथ में प्रकाश की शक्ति से निर्मित एक दिव्य पवित्र तलवार थी और उसका संपूर्ण अस्तित्व नश्वर संसार में अवतरित एक देवता के समान था। तानचेन ने क्लियर स्काई हैमर को पकड़ रखा था, जिसका शरीर स्याही की तरह गहरा काला था। उस पर जटिल असुर आकृतियां उकेरी गई थी, जिनके भीतर रक्त लाल प्रकाश हल्की हल्की बह रही थी। कियान दाओयू, दशकों बीत गए हैं, तुम्हारी देवदूत शक्ति में वाकई काफी सुधार हुआ है। तानचेन ने सबसे पहले बोलते हुए कहा, उसकी आवाज बुलंद थी और उसमें एक ऐसी आभा थी जो दुनिया को नीचा दिखाती थी। तानचेन, तुम भी कम नहीं हो। कियान दाओयू ने शांत भाव से जवाब दिया, उसकी सुनहरी निगाहें चाकू की तरह तेज थी। असुर देव शक्ति से परिपूर्ण और आपका भौतिक शरीर एक देवता के समान है। ऐसा लगता है कि आप पिछले कुछ दशकों से निष्क्रिय नहीं रहे हैं और ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं है। आज की लड़ाई में हम ही जीत और हार का फैसला करेंगे, चाहे जीवन का सवाल ही क्यों न हो। तानचेन ने क्लियर स्काई हैमर उठाया, हथौड़ी के शरीर पर आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह उमड़ रहा था। अध्याय 138, सीमा का मुकाबला। दो चैंपियंस भिड़ेंगे, बिल्कुल जैसा मैंने चाहा था। अपनी चाल चलो, मुझे देखने दो कि तुम्हारा क्लियर स्काई हैमर अभी भी उतना ही दबंग है जितना पहले था। कियान दाओयू ने दिव्य पवित्र तलवार को मजबूती से पकड़ा और पवित्र प्रकाश ने आधे आकाश को प्रकाशित कर दिया। उसके बोलने से पहले ही तानचेन अचानक आगे बढ़ गया। उसके पैरों के नीचे की खून की रंग की चट्टान पल भर में चटक गई। उसके हाथ में मौजूद क्लियर स्काई हैमर, जो हजारों वज्रपातों की आभा से लिपटा हुआ था, ने कियान दाओयू की ओर जोरदार प्रहार किया। क्लियर स्काई 9 सोल्यूट्स। हथौड़ी के शरीर पर पहला काला आत्मा का छल्ला जगमगा उठा। उस भयानक बल के कारण हवा से यह असहनीय चटकने की आवाज निकलने लगी। एक विशालकाय हथौड़ी जैसी आकृति आकाश को चीरती हुई सीधे कियान दाओयू की ओर बढ़ रही थी। कियान दाओयू की आंखें सिकुड़ गईं। उसके पीछे मौजूद सेराफिम ने अपने पंख तेजी से फड़फड़ाए और उसकी आकृति पल भर में सुनहरी रोशनी की धारा में बदल गई। वह इस भीषण प्रहार से बच गया। प्रथम आध्यात्मिक क्षमता, दिव्य पवित्र तलवार। उसी समय उसके हाथ में मौजूद दिव्य पवित्र तलवार ने एक चमकदार सुनहरी तलवार ऊर्जा उत्पन्न की। पवित्र शुद्धिकरण की शक्ति को धारण करते हुए इसने तानचेन की ओर पलटवार किया। क्लैंक। क्लियर स्काई हैमर और गोल्डन स्वॉर्ड की बीच भीषण टक्कर हुई, जिससे एक कान फाड़ देने वाली गर्जना उत्पन्न हुई। भयानक ऊर्जा की तरंगें सभी दिशाओं में फैल गईं। तानचेन ने केवल इतना महसूस किया कि एक राशि पवित्र शक्ति हथौड़ी के शरीर के माध्यम से संचालित हो रही है, जो उसकी आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। उसने ठंडी सी गुड़गुड़ाहट छोड़ी। उसके शरीर के भीतर उमड़ रही विशाल आध्यात्मिक शक्ति ने इस पवित्र शक्ति को तुरंत बेअसर कर दिया। दोबारा। चौथी आध्यात्मिक क्षमता, क्लियर स्काई फोर्स। तानचेन दहाड़ा। चौथी आत्मा की अनूठी क्रम से जगमगा उठी और उसके हाथ में मौजूद क्लियर स्काई हैमर ने फिर से वार किया। असंख्य हथौड़े के आकार के प्रेत एक विशाल जाल में बुने हुए थे जो आकाश को ढक रहा था और कियान दाओयू को घेर रहा था। प्रत्येक हथौड़े के प्रेत में दुनिया को नष्ट करने की शक्ति समाहित थी, जिसने कियान दाओयू की सभी पलायन मार्गों को अवरुद्ध कर दिया था। कियान दाओयू का चेहरा गंभीर हो गया। उसके पीछे सेराफिम का प्रेत अधिक ठोस हो गया और साथ ही छठा आत्मा वलय भी प्रकाशित हो गया। छठी आत्मा क्षमता, दिव्य तूफान। 6 सुनहरे पंख हिंसक रूप से फड़फड़ाए और अचानक हवा में से एक विशाल सुनहरा तूफान प्रकट हुआ, जो तानचेन के हथौड़े के प्रेतों से टकरा गया। उस तूफान के भीतर अनगिनत छोटे-छोटे पवित्र प्रेत समाहित थे। उन्होंने लगातार हथौड़े के प्रेतों की शक्ति को काटकर निष्क्रिय कर दिया। बूम बूम बूम। रक्त के रंग से रंगे युद्ध क्षेत्र में लगातार तेज आवाजें गूंज रही थी और ऊर्जा की झटकेदार लहरें एक के बाद एक परत दर परत फैल रही थी। विशाल युद्ध क्षेत्र तबाह हो चुका था और खंडहरों से भरा पड़ा था। वे दोनों आकृतियां तेजी से युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। कभी-कभी वे आपस में टकरा जाते थे और कभी-कभी एक दूसरे से बच निकलते थे। प्रत्येक आदान-प्रदान ने भयावह ऊर्जा उतार-चढ़ाव को जन्म दिया, जिससे पूरे महाद्वीप में सभी जीवित प्राणियों में भय फैल गया। तानचेन, हालांकि तुम्हारी हथौड़ा चलाने की तकनीक बहुत ही दमदार है, फिर भी यह मेरे खिलाफ काफी नहीं है। कियान दाओयू की आवाज सुनहरे तूफान से आई और उसके पीछे सातवां आध्यात्मिक वलय जगमगा उठा। सातवीं आत्मा क्षमता, आत्मा अवतार, स्वर्गीय क्षेत्र। एक विशाल पवित्र शक्ति फैल गई, जिसने एक विशाल स्वर्णिम क्षेत्र का निर्माण किया, जिसने तानचेन को घेर लिया। डोमेन के अंदर पवित्र शक्ति लगातार तानचेन की आध्यात्मिक शक्ति और शरीर को क्षीण करती रही, जिससे उसकी ताकत कम होती गई। हम छोटी-मोटी चालें। तानचेन की आंखों में थोड़ी सी अवहेलना झलक उठी और उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति बेतहाशा बढ़ गई। उसने देवदूतों के क्षेत्र के भीतर जबरदस्ती अपना एक स्थान बना लिया। असुर लोक। रक्त के रंग का असुर क्षेत्र प्रकट हुआ, जो कियान दाओयू के देवदूत क्षेत्र से टकराया और उसे नष्ट कर दिया। युद्ध क्षेत्र में दो अलग-अलग प्रकार की डोमेन शक्तियां आपस में जुड़ गईं, जिससे एक विचित्र ऊर्जा अवरोध उत्पन्न हुआ। वह भीषण युद्ध भयंकर रूप से आगे बढ़ा। कुछ अनिश्चित समय के बाद कियान दाओयू और तानचेन झटपट अलग हो गए। तानचेन की आंखों में युद्ध की तीव्रता और भी बढ़ गई। कियान दाओयू, बहुत ही रोमांचक। अब ये वाकई दिलचस्प है। उसने गहरी सांस ली और उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति बेतहाशा बढ़ने लगी। उसके शरीर पर मौजूद पहले से लेकर छठे तक की सभी आत्मा वलय एक साथ जगमगा उठे। हालांकि इन स्पिरिट रिंग्स ने स्पिरिट एनर्जी को रिलीज नहीं किया, इसके बजाय वे अस्थिर होने लगी और टूटने के हल्के संकेत दिखाने लगी। अच्छा नहीं, ये तो रिंग एक्सप्लोजन है। कियान दाओयू के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। वह रिंग एक्सप्लोजन के आतंक से भली भांति परिचित था। तानचेन का क्लियर स्काई हैमर रिंग एक्सप्लोजन पल भर में अपनी रैंक से कहीं अधिक भयावह शक्ति को उजागर कर सकता था। उस समय उन्हें इससे काफी तकलीफ हुई थी। रिंग विस्फोट। तानचेन दहाड़ा और उसके शरीर पर मौजूद पहले 6 आध्यात्मिक छल्ले पल भर में फट गए। भयानक आध्यात्मिक शक्ति ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फूट पड़ी। उसकी आभा पल भर में कई गुना बढ़ गई और अविश्वसनीय ऊंचाई तक पहुंच गई। क्लियर स्काई 9 सोल्यूट्स डेसिमेशन मूव। तानचेन ने अपने हाथ में मौजूद क्लियर स्काई हैमर को घुमाया और उसमें समाहित सारी आध्यात्मिक शक्ति को उसमें डाल दिया। हथौड़ी के शरीर पर न केवल राशि आध्यात्मिक शक्ति मौजूद थी, बल्कि एक विशाल हथौड़ी का प्रेत भी संग्रहित हो गया था। सब कुछ नष्ट करने की शक्ति से परिपूर्ण यह उग्रता से कियान दाओयू की ओर बढ़ा। कियान दाओयू की आंखें बेहद गंभीर थीं। वह जानता था कि अगर उस पर यह हमला हुआ तो आध्यात्मिक क्षमता से सुरक्षित होने के बावजूद भी वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। अब उसे जरा भी झिझक नहीं थी। उसके पीछे नौवां आत्मा का घेरा बार-बार चमक रहा था। उसी समय देवदूत देवता के शरीर के भीतर की दिव्य शक्ति अपनी चरम सीमा तक कार्यरत थी। आकाश आवरण पुरस्कार द्वारा प्रदत्त देवदूत ईश्वर की दिव्य शक्ति पर 30% नियंत्रण ने इस क्षण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दिव्य कौशल, देवदूत जैसी चमक। कियान दाओयू ने दिव्य तलवार को ऊंचा उठाया और प्राचीन दिव्य शब्दों का जाप किया। आकाश से एक विशाल और असीम सुनहरी रोशनी उतरी, जिसने उसे और दिव्य तलवार को घेर लिया। पवित्र तलवार पर पवित्र शक्ति बेतहाशा उमड़ पड़ी, मानो उसमें पूरे सूर्य की ऊर्जा समाहित हो।
एक विशाल सुनहरी तलवार की रोशनी संघनित हुई, जो तानचेन की दुनिया को नष्ट करने वाले हथौड़े की प्रेत के बिल्कुल विपरीत थी। ये वो वास्तविक दिव्य कौशल था जो कियान दाओयू को आकाश छत्र पुरस्कार से प्राप्त हुआ था, जिसमें देवदूत देवता की मूल शक्ति समाहित थी। दिव्यता, इसकी शक्ति असीमित थी, जो युद्ध का रूप मोड़ने के लिए पर्याप्त थी। तानचेन, अब तुम विचार चलो, देखते हैं तुम्हारा दुनिया को तबाह करने वाला हथौड़ा प्रेत कितना शक्तिशाली है, या मेरी दिव्य चमक ही जीतती है। कियान दाओयू की आवाज में भव्यता भरी हुई थी, मानो कोई देवता कोई घोषणा कर रहा हो। तो फिर मुझे आजमाओ। तानचेन बिल्कुल निडर था। उसने अपने साथ में 8वें और 9वें आत्मा बलय को विस्फोटित करके अपनी गतिविधि जारी रखी। उसने अपने शरीर में बची हुई अंतिम आध्यात्मिक शक्ति को फिर स्काई हैमर में डाल दिया, और हैमर फैंटम की शक्ति एक बार फिर से उमड़ पड़ी। आखिरकार उसे लगा कि कियान दाओयू के हमले को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वे दो भयावह हमले, खून से लथपथ युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच भीषण टक्कर हुई। बूम बूम बूम। सुनहरी तलवार की रोशनी और रक्त के हथौड़े का प्रेत आपस में लिपट गए, जैसे पवित्र शक्ति और असुर शक्ति विधाशा टकराई और एक दूसरे को नष्ट कर दिया। रक्त से लथपथ पूरा युद्ध क्षेत्र क्षण भर में दो परम शक्तियों से भर गया, और कोई भी आकृति दिखाई नहीं दे रही थी। केवल भयावह ऊर्जा उतार चढ़ाव ही फैलते रहे। महाद्वीप पर मौजूद सभी जीव अपनी सांसें रोककर रह गए। वे आकाश की छतरी को ध्यान से देख रहे थे, ये जानने के लिए उत्सुक थे कि शिखर पर होने वाले इस मुकाबले का परिणाम क्या होगा। पोप के सर्वोच्च महल के अंदर बीबी डोम ने अपनी मुठियां भींच ली और मन ही मन प्रार्थना की, दोनों को कष्ट सहना पड़े, दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़े। सी गॉड आइलैंड पर वो साइक्सी ने आकाश की छतरी को देखा, उसके चेहरे पर एक जटिल भाव प्रकट हुआ। रक्त से लथपथ युद्ध क्षेत्र के ऊपर भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव एक पूरी अगरबत्ती के समय तक जारी रहे और फिर धीरे-धीरे समाप्त हो गए। दो आकृतियां धीरे-धीरे उभरी, खांसी, खांसी, खांसी। तानचेन एक घुटने पर बैठ गया, उसके हाथ में मौजूद स्काई हैमर जमीन पर टिका हुआ था और उसके मुंह के कोने से लगातार खून बह रहा था। उसकी आभा कमजोर और हतोत्साहित थी, रिंग विस्फोट के बाद के प्रभाव ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। असुर लोक भी अंधकार में और चमकहीन हो गया। इस बीच कियान दाओयू ने देवदूत पवित्र तलवार धारण कर रखी थी। वह अपनी जगह पर जड़वत खड़ा था, उसके शरीर पर कई दरारें दिखाई दे रही थी, उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद टपक रही थी और उसकी आभा भी कुछ हद तक अस्त-व्यस्त थी। लेकिन तानचेन की तुलना में वह स्पष्ट रूप से कहीं बेहतर शारीरिक स्थिति में था। मेरी हार हुई। तानचेन ने अपना सिर उठाया और खड़ी हुई कियान दाओयू को देखा, उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कियान दाओयू के पास इतनी भयानक दिव्य शक्ति होगी। उन्हें ये भी उम्मीद नहीं थी कि स्काई कैनोपी पुरस्कार से कियान दाओयू में इतना जबरदस्त सुधार आएगा। कियान दाओयू ने गहरी सांस ली। उसने अपने शरीर के भीतर राजा देवदूत देवता की दिव्य शक्ति को शांत किया। तानचेन को देखते हुए उसकी आंखों में जीत की खुशी नहीं थी, केवल एक जटिल भावना का भाव था। तानचेन दशकों बीत गए और इस बार अंत में मैं जीत गया। इसी क्षण आकाश के आवरण पर रक्त के रंग का प्रकाश प्रज्वलित हुआ। एक विशाल आवाज पूरे आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी, जिसने युद्ध के परिणाम की घोषणा की। एंडली सेरेना द्वंद्व समाप्त, कियान दाओयू विजयी। कियान दाओयू की रैंक 15वें स्थान पर पहुंच गई, उन्हें दोहरा पुरस्कार मिला। तानचेन की रैंक गिरकर 16वें स्थान पर आ गई और उसे इस रैंकिंग का पुरस्कार छीन लिया गया। स्काई कैनोपी की घोषणा के बाद कियान दाओयू पर एक बार फिर प्रकाश का एक सुनहरा स्तंभ उतरा और दोहरे पुरस्कार की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। उसकी चोटी नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक होने लगी और उसकी आभा अधिक ठोस हो गई। पूरे महाद्वीप में हंगामा मच गया। वह जीत गया, कियान दाओयू जीत गया। एंजेलिक रेडियंस बहुत ही भयानक है, इसने वास्तव में तानचेन के रिंग एक्सप्लोजन का सामना कर लिया। तानचेन भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, उसके रिंग एक्सप्लोजन की शक्ति सचमुच स्वर्ग को चुनौती देने वाली है, लेकिन दुर्भाग्य से कियान दाओयू का दिव्य कौशल उसे कहीं अधिक शक्तिशाली था। उपासना कक्ष के अंदर कियान दाओयू को जीतते देख गोल्ड क्रोकोडाइल डॉलू और अन्य लोग खुशी से झूम उठे, उनके चेहरों पर उत्साह साफ झलक रहा था। स्पिरिट हॉल की दिव्य शक्ति, इस पीक शोडाउन में ये पूरी तरह से प्रदर्शित हो गया। पोप के सर्वोच्च महल के अंदर बेबी डोम ने आकाश की छत पर चोटों से उबर रही कियान दाओयू की आकृति को देखा और उसका चेहरा बेहद उदास हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कियान दाओयू न केवल जीतेगी, लेकिन साथ ही उसे दोहरा इनाम भी मिलेगा, जिससे उसकी ताकत एक बार फिर बढ़ जाएगी। ये निसंदेह उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। सी गॉड आइलैंड पर वो साइक्सी ने आकाश छत पर तानचेन की बुरी तरह घायल आकृति को देखा और धीरे से आह भरी, कियान दाओयू की शक्ति वास्तव में इतनी बढ़ गई है। रक्त से लथपथ युद्ध क्षेत्र के ऊपर कियान दाओयू ने गंभीर रूप से घायल तानचेन को देखा और धीरे से बोला, तानचेन, आज की लड़ाई के साथ हमारे बीच की सारे मतभेद सुलझ गए हैं। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अपना ख्याल रखना। तानचेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, उठने के लिए संघर्ष किया और अपने हाथ में स्काई हैमर को कसकर पकड़ लिया। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से हरा दूंगा। बोलने के बाद उसकी आकृति रक्त के रंग के प्रकाश के आवरण में अनंत अखाड़े से गायब हो गई और वह समुद्र देवता द्वीप पर लौट गया। कियान दाओयू ने उस दिशा में देखा जहां तानचेन गायब हुआ था, उसकी आंखों में एक जटिल भाव झलक रहा था। फिर वो मुड़ा और खून से लथपथ युद्ध क्षेत्र से गायब हो गया। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। आकाश की छत पर रक्त के रंग की रोशनी बुझी नहीं। इसके बजाय स्थिति और भी अधिक अशांत और उग्र हो गई। कियान दाओयू और तानचेन के बीच शिखर पर हुए टकराव ने पूरे महाद्वीप को अत्यधिक समय और उत्साह में डुबो दिया। असंख्य निगाहें एक बार फिर आकाश की छत पर टिकी हुई थी, अगली पल की घोषणा की प्रतीक्षा में। 16वें और 15वें स्थान पर पहले से ही इतने भयानक लिमिट डॉलू थे, तो 14वें, 13वें या यहाँ तक कि शीर्ष स्थान पर होना किस प्रकार का असाधारण अस्तित्व होगा। वे किस प्रकार का असाधारण अस्तित्व होंगे। पूरे महाद्वीप में तबाही मचाने वाला तूफान अभी शुरू ही हुआ था। अध्याय 139 सूची में क्रमानुसार भयंकर समुद्री जीव दिखाई देते हैं। असंख्य निगाहें जिनमें पिछली लड़ाई से उत्पन्न उत्साह और समय का भाव अभी भी बरकरार था। वे एक बार फिर उमड़ते हुए आकाश के केंद्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। रक्त के समान लाल प्रकाश इकट्ठा हुआ और अचानक नई जानकारी सामने आ गई। शक्ति रैंकिंग सूची 14वां स्थान। नाम समुद्री राजकुमारी। संबद्धता मर्मेक्लियन अनंत गहरा समुद्र। प्राणी का प्रकार आत्मा प्राणी। आत्मा दैत्य की आयु लगभग 630,000 वर्ष। लड़ाई क्षमता का आकलन मर्मे कबीले की मुखिया, समुद्र की और मानसिक क्षमताओं में सबसे कुशल समुद्री आत्मा राक्षसों की रानी। उसका गायन अत्यंत सुंदर है, यह आत्मा को शांत कर सकता है और भावों को भर सकता है, साथ ही विनाशकारी सुनामी ला सकता है और दिव्य आत्मा को चीर सकता है। वह आंशिक रूप से महासागरीय अधिकार को नियंत्रित करती है और समुद्र के हृदय से प्रतिबंधित होती है, जिससे वह विशाल समुद्र में लगभग जय हो जाती है। समग्र आकलन अत्यंत शक्तिशाली युद्ध क्षमता, विशेष रूप से समुद्री वातावरण में जहां उसका खतरा स्तर सामान्य भूमि में डॉलरों से कहीं अधिक है। पुरस्कार वंश की शुद्धता में 10% की वृद्धि, मानसिक उत्पत्ति में अत्यधिक वृद्धि, संगीत की लय की शक्ति की गहरी समझ, आत्मा प्राणी की आयु में 10,000 वर्ष की वृद्धि। पुरस्कार वितरण लंबित है। समुद्री राजकुमारी एक 630,000 वर्ष पुरानी समुद्री आत्मा दानव, एक ऐसी हस्ती जो पहले आत्मा दानव शक्ति रैंकिंग में शीर्ष 10वें स्थान रखती थी। समुद्र का राजा मानसिक क्षमताओं में सर्वोपरि, विशाल समुद्र में लगभग अजेय, यह आकलन कुछ ज्यादा ही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो कियान दाओयू और तानचेन से भी ऊपर है। समुद्र में शायद उन दोनों की संयुक्त शक्ति भी सागर राजकुमारी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। पूरे महाद्वीप में हंगामा मच गया। हालांकि यह लंबे समय से अपेक्षित था कि उच्च पदस्थ प्राणी भयानक आत्मा राक्षस होंगे। समुद्री राजकुमारी की उपस्थिति विशेष रूप से उसके समुद्र में लगभग अजेय होने और सामान्य भूमि में डॉलरों की तुलना में कहीं अधिक खतरे के स्तर के आकलन के संबंध में असंख्य भू आत्मा स्वामी अभी सदमे में हैं। बिग दीपक आदमी के अंदर लू शियाओ ने आकाश की छतरी के बारे में सागर राजकुमारी की जानकारी को देखा, उसकी आंखों में समझदारी की एक झलक दिखाई दी। वह समुद्री आत्मा राक्षसों की ताकत से आश्चर्यचकित नहीं था। विशाल महासागर के संसाधनों और ऐतिहासिक आधार को देखते हुए महाद्वीप की शीर्ष महाशक्तियों के बराबर या उनसे भी आगे निकलने वाली शक्तियों का उदय अपरिहार्य था। उसने दबे स्वर में सिर हिलाया। इस शक्ति रैंकिंग सूची के मूल्यांकन मानदंड में विभिन्न वातावरणों और परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा गया है। ये पूरी तरह से युद्ध शक्ति पर आधारित नहीं है। समुद्र में सी प्रिंसेस का दबदबा निश्चित रूप से इस रैंकिंग को उचित ठहराता है। उसके बगल में बैठी बाई ने शराब का एक घूंट लिया और मुस्कुराई। समुद्र की परी, क्या उसके गाने से सुनामी आ सकती है? ये तो काफी दिलचस्प है। अफसोस की बात है कि वो समुद्र में रहती है, वरना मैं ये सुनना चाहता कि इसकी आवाज ज्यादा सुंदर है। उसका गायन या मेरा तलवार मंत्र। उपासना कक्ष के अंदर कियान दाओयू जो अभी लौटी थी और दोहरे पुरस्कार से मेरी शक्ति में वृद्धि महसूस कर रही थी, ने सागर राजकुमारी की रैंकिंग और जानकारी देखी। उनकी सुनहरी आंखों में गंभीरता की एक झलक दिखाई दी, लेकिन आश्चर्य का कोई खास भाव नहीं था। एक 630,000 वर्ष पुराना समुद्री आत्मा दानव, एक मानसिक प्रकार का राजा, समुद्र में अजेय। उसने धीमी आवाज में कहा, ये शक्ति रैंकिंग सूची विभिन्न परिस्थितियों में समग्र खतरे और अधिकतम युद्ध क्षमता का आकलन करती है। विशाल समुद्र में मैं वास्तव में उससे कमतर हूं। उससे नीचे रैंक पर होना उचित है। हालांकि अगर हमें जमीन पर लड़ना पड़े तो ये कहना वास्तव में निश्चित है कि कौन अधिक शक्तिशाली है और कौन कमजोर। तानचेन को हराने से जो उनकी भावनाएं उफान पर थी, वे इस क्षण पूरी तरह शांत हो गई। उन्हें शक्ति रैंकिंग सूची के वास्तविक मूल्य और विश्व की वास्तविक संरचना की अधिक स्पष्ट समझ प्राप्त हुई। समुद्री देवता द्वीप वो साइक्सी की देखरेख में अपनी चोटों को स्थिर कर रहे तानचेन ने भी सागर राजकुमारी की रैंकिंग देखकर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और पूरी तरह से राहत महसूस की।
साथ ही इसने उसके भीतर लड़ने की भावना को और भी मजबूत कर दिया। अपनी चोटों से उबरने के बाद उन्होंने और भी अधिक ताकत हासिल करने का संकल्प लिया। जहां तक गोल्ड क्रोकोडाइल डॉलू और अन्य पुजारियों की बात है, अपने शुरुआती समय के बाद ये देखकर कि मुख्य पुजारी ने शांति से पद स्वीकार कर लिया था, वे धीरे-धीरे समझ गए। इस सूची में शामिल अस्तित्व इनमें से कई ऐसे शक्तिशाली व्यक्तित्व थे जो विशिष्ट वातावरण पर निर्भर थे या जिनके पास अद्वितीय क्षमताएं थी। इन्हें केवल भूगर्भीय आत्मा स्वामी के दृष्टिकोण से ही नहीं मापा जा सकता था। इससे उन्हें महाराजा के पद को लेकर कम नाराजगी महसूस हुई, बल्कि इस विशाल दुनिया के रहस्य और शक्ति के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया। ठीक तभी आकाश की विशाल ध्वनि मानो कोई नियमित कर्तव्य निभा रही हो, एक बार फिर कियान दाओलियो की मन में गूंज उठी। कियान दाओलियो, क्या आप 14वें स्थान की सागर राजकुमारी को चुनौती देने के लिए अंतहीन अखाड़ा को सक्रिय करने के लिए आवेदन करते हैं? पूरे महाद्वीप की निगाहें एक बार फिर कियान दाओलियो पर टिक गईं। वह अभी जीता था और इस समय अपनी आभा के चरम पर था। क्या वह इस मौके का फायदा उठाकर समुद्र के इस राजा को चुनौती देगा? कियान दाओलियो ने लगभग बिना किसी झिझक के जोर से जवाब दिया। उसकी आवाज आकाश में गूंज उठी। मैंने मना कर दिया। इस जवाब से कई लोग हैरान रह गए, लेकिन अन्य लोगों ने समझदारी दिखाई। कियान दाओलियो ने शांत भाव से आकाश की छतरी को देखा। उसका मन एकदम शांत था। वह अभी तानचेन के साथ एक भयंकर युद्ध से गुजरा था और उसकी आध्यात्मिक शक्ति का अत्यधिक उपभोग हुआ था। हालांकि इनाम के तौर पर उसे स्वास्थ्य लाभ मिला, लेकिन उसकी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं थी। इसके अलावा इस अंतहीन अखाड़े का वातावरण अज्ञात था। यदि यह समुद्री वातावरण नहीं होता तो यह सागर राजकुमारी को कमजोर कर देता। लेकिन अगर यह समुद्री वातावरण का अनुकरण करता तो वह निश्चित रूप से हार जाता। अब चुनौती देने का मतलब था जीत की कम संभावना और पुरस्कार का दुरुपयोग। यह एक बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य नहीं था। उसका इनकार कायरता नहीं था, बल्कि ये स्थिति के आधार पर किया गया एक शांत आकलन था। स्पिरिट हॉल के महापुजारी के रूप में उन्हें फायदे और नुकसान का आकलन करने की आवश्यकता थी और क्षणिक युद्ध इरादे के कारण वे आवेगपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर सकते थे। कियान दाओलियो के इनकार को सुनकर महाद्वीप के विभिन्न पक्षों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोगों को एक और टीम शोडाउन से चूकने का अफसोस था, जबकि अन्य ने कियान दाओलियो की तर्कसंगतता की प्रशंसा की। कितनी अफसोस की बात है, मुझे लगा था कि हमें एंजल डॉलो और मरमेड प्रिंसेस के बीच लड़ाई देखने को मिलेगी। कियान दाओलियो बहुत बुद्धिमान है, उन्हें अभी चुनौती देना वास्तव में उचित नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है कि यह समुद्री राजकुमारी वास्तव में कितनी शक्तिशाली है। मैं सचमुच इसे देखना चाहता हूं। आकाश के आवरण को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि कियान दाओलियो चुनौती स्वीकार करेगा। उसके इनकार के बाद रक्तलाल प्रकाश एक बार फिर हिंसक रूप से प्रज्वलित हुआ। भन-भनाहट और भी अधिक गहन और प्रभावशाली आभा लिए हुए इसने अभी क्रम को संक्षेपित करना शुरू कर दिया। 13वां स्थान। सभी ने अपनी सांस रोक ली और पूरी एकाग्रता से ध्यान केंद्रित किया। जितना ऊंचा पद होगा उतना ही भयावह शक्ति बल प्रकट होगा। ये 13वां स्थान किस प्रकार का अस्तित्व होगा? क्या ये कोई प्राचीन आध्यात्मिक दानव है जो लंबे समय से छिपा हुआ है? आकाश की लालिमा या आसमान की रोशनी थमने का नाम नहीं ले रही थी। बूम बूम बूम। कियान दाओलियो द्वारा सागर राजकुमारी को चुनौती देने से इनकार करने के बाद उमड़ता हुआ लाल रंग अचानक और भी गहरा और भारी हो गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्राचीन, शक्तिशाली और थोड़ी बर्फीली समुद्री लहर फैल रही हो। ये सागर की राजकुमारी की शुद्ध और अलौकिक आभा से बिल्कुल अलग थी। रक्त के समान लाल प्रकाश मुड़ गया और गहरे भारी पतन वाले अक्षरों में परिवर्तित हो गया। पावर रैंकिंग सूची 13वां स्थान। नाम दानव महारानी। संबद्धता गहरे समुद्र का दानव वेल मंच अंतहीन गहरा समुद्र। प्राणी का प्रकार आत्मा प्राणी। आत्मा दैत्य की आयु लगभग 660,000 वर्ष। युद्ध क्षमता मूल्यांकन गहरे समुद्र के दानव वेल राजा की पत्नी लगभग 700,000 वर्षों की गहन पृष्ठभूमि से संपन्न। वह जिस महासागरीय शक्ति को नियंत्रित करती है वह विशाल और शुद्ध है, जिसमें भक्षण और विनाश के गुण समाहित हैं। उसकी जनजात क्षमताएं महासागरीय लय के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं, जो उसे गहरे समुद्र में अपार प्रभुत्व प्रदान करती हैं। समग्र मूल्यांकन अत्यंत शक्तिशाली युद्ध क्षमता, वह एक शीर्ष शिकारी और समुद्र की शासक है। पुरस्कार महासागरीय उत्पत्ति के साथ आत्मीयता में अत्यधिक वृद्धि, नियंत्रित महासागरीय शक्ति की शुद्धता में वृद्धि, भक्षण शक्ति में मजबूती, आत्मा पशु की आयु में 12,000 वर्ष की वृद्धि। पुरस्कार का वितरण लंबित है। राक्षस महारानी गहरे समुद्र के राक्षस वेल राजा की पत्नी 660,000 साल। इसकी नींव लगभग 700,000 साल पुरानी है। जैसा कि उम्मीद थी, ऐसा लगता है कि इन स्पिरिट बीस्ट की युद्ध शक्ति कुछ 620 पावर रैंकिंग के समान है। क्या उसके नियंत्रण में मौजूद महासागरीय शक्ति में भक्षण और विनाश समाहित है? वह समुद्र की राजकुमारी से भी अधिक आक्रामक होनी चाहिए। दानव महारानी के प्रकट होने से एक बार फिर पूरा महाद्वीप दहक उठा। ओक के सर्वोच्च महल के अंदर बेबी डोन ने दानव महारानी की जानकारी देखी। उसकी आंखें और भी गहरी हो गईं। गहरे समुद्र के दानव वेल राजा की पत्नी के पास पहले से ही इतनी शक्ति है। 10 लाख वर्ष से अधिक आयु के राजा की शक्ति कितनी अधिक होगी? वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि समुद्र के अधिपति के रूप में जाना जाने वाला महात्मा दानव वास्तव में कितना शक्तिशाली था। इससे समुद्र के प्रति उसकी आशंका चरम पर पहुंच गई। साथ ही इससे राक्षस देव परीक्षा को यथाशीघ्र पूरा करने का उसका संकल्प और भी मजबूत हो गया। देवत्व प्राप्त करने पर ही वह इन भयावह प्राणियों से संवाद करने की योग्यता प्राप्त कर सकेगी। क्राइसेंथेमम डॉलू और घोस्ट डॉलू पहले से ही कुछ सुंदर महसूस कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में गहरी बेबसी का भाव दिखाई दिया। इससे पहले सोल बीस पावर रैंकिंग ने उन्हें स्पिरिट बीस्ट की आयु सीमा के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी। अब पावर रैंकिंग लिस्ट के आगमन के साथ उन्हें यह एहसास हुआ कि स्पिरिट बीस्ट की नींव मानव स्पिरिट मास्टर्स की नींव से कहीं अधिक मजबूत थी। क्राइसेंथेमम डॉलू की आवाज सूखी थी। बूढ़े भूत, ये सागर, ये तो बस एक कचरे की मान और बात का बिल है। घोस्ट डॉलू ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। उन्हें लगा कि विशाल महासागर के सामने स्पिरिट हॉल का महाद्वीप पर प्रभुत्व स्थापित करने का सपना पूरी तरह हास्यास्पद प्रतीत होता है। सी गॉड आइलैंड पर वो साइक्सी ने दानव महारानी का पद देखा और उसकी नीली आंखों में समझदारी और गंभीरता की झलक दिखाई दी। राक्षस महारानी गहरे समुद्र के राक्षस वेल कबीले का समुद्र पर नियंत्रण वास्तव में दबंग है। वो दानव महारानी की शक्ति में भक्षण करने वाले गुण को महसूस कर सकती थी, जो सूक्ष्म रूप से समुद्र देवता की शक्ति का विरोध कर रहा था। इससे उसे यह एहसास हुआ कि गहरे समुद्र के दानव वेल कबीले के साथ संघर्ष मौलिक और अपूरणीय था। उपचार कर रहे तानसेन ने भी भौहें चढ़ाकर गहरी आवाज में कहा। इससे वो दानव महारानी की शक्ति में भक्षण करने वाले गुण को महसूस कर सकती थी, जो सूक्ष्म रूप से समुद्र देवता की शक्ति का विरोध कर रहा था। इससे उसे यह एहसास हुआ कि गहरे समुद्र के दानव वेल कबीले के साथ संघर्ष मौलिक और अपूरणीय था। उपचार कर रहे तानसेन ने भी भौहें चढ़ाकर गहरी आवाज में कहा। ये गहरे समुद्र का दानव वेल मंच में नहीं लगता और इनके पास 10 लाख साल पुराना गहरे समुद्र का दानव वेल राजा है। वो साइक्सी, आप किसी गॉड आइलैंड पर काफी दबाव है। उसने अपने साथी के कंधों पर पड़े भारी बोझ को महसूस किया। वो साइक्सी ने हल्के से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, लेकिन राजदंड पर उसकी पकड़ थोड़ी और मजबूत हो गई।